एक बार मेरे डैड और अंकल मुझे और मेरे छोटे भाई को अलास्का में एक गाइडेड हंटिंग टूर पर लेकर गए थे। ये कोई आम सस्ता ट्रिप नहीं था, बल्कि एक बेहद महंगा टूर था, जहां भारी भरकम रकम के बदले एक स्थानीय गाइड आपको घने बर्फ से ढके जंगलों के भीतर ले जाता है और आपकी पसंद के जानवर का शिकार करवाता है। हम हमेशा से इतने अमीर नहीं थे। कुछ साल पहले तक हम इस तरह की ट्रिप के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन डैड और मेरे अंकल ने 1 साल पहले मिलकर एक कंपनी शुरू की थी, जिसमें अचानक उन्हें ज़बरदस्त मुनाफा हुआ था। उसी प्रॉफिट की वजह से ये ट्रिप संभव हो पाया था। ट्रिप के समय मैं 14 साल का था और मेरा छोटा भाई केवल 10 साल का। हम जिस जगह जा रहे थे वहाँ तक पहुँचने का सफ़र भी किसी रोमांच से कम नहीं था। पहले हम एक छोटे से प्लेन में उड़कर एक लोकल एयरपोर्ट पहुँचे और फिर वहाँ से कई घंटों तक गाड़ी में चलते हुए एक ऐसे वीरान इलाके में पहुँचे जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ, जंगल और खामोशी थी। डैड और अंकल का इस ट्रिप पर आने का असली मकसद बिग गेम ट्रॉफी हासिल करना था। कुछ ऐसा जो उनके नए नवेले चमकते दमकते कॉर्पोरेट ऑफिस की दीवारों पर शान से टंगा दिखे। डैड की निगाहें एक बड़े मूस पर थीं, जबकि अंकल किसी भारी भरकम ग्रिजली भालू का शिकार करने का सपना देख रहे थे। अगर हम दोनों भाइयों की बात की जाए तो हम बस इस एडवेंचरस ट्रिप के मजे लेने आए थे और इस उम्मीद में थे कि शायद हमें भी कोई छोटे मोटे शिकार करने का मौका मिल जाए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि डैड हमें ऐसी खतरनाक जगह पर क्यों लेकर आए। ये जगह बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन फिर याद आता है, ज़रूर मॉम ने डैड को 1 हफ्ते के लिए अकेले इस हंटिंग ट्रिप पर जाने की परमिशन नहीं दी होगी। शायद इसी वजह से उन्हें हमें भी अपने साथ इस ट्रिप पर लाना पड़ा होगा, एक तरह से फैमिली ट्रिप का बहाना बनाकर। खैर, जो भी बात हो, हमारी ट्रिप की शुरुआत एक बंजर पूरे मैदान पर बनी छोटी सी एयर स्ट्रिप पर उतरकर हुई। एक ऐसी जगह जहां हवा भी मानो सीधी हड्डियों के आर पार हो जाती थी। वहीं रनवे के किनारे हमें रिसीव करने के लिए एक बूढ़ा आदमी हरे रंग के ऊंचे सस्पेंशन वाले ट्रक के पास खड़ा था। जैसे ही हम प्लेन से उतरे, वो आदमी धीमे मगर भारी कदमों से हमारी ओर बढ़ा और खुद का नाम एल्बर्ट बताया। उसकी उम्र लगभग 60 के आसपास रही होगी। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, गोल सा पेट और मोटी ऊनी शर्ट में वो सेंटा क्लॉज जैसा लग रहा था। अगले पूरे हफ्ते के लिए वही हमारा गाइड, ड्राइवर और सच कहें तो हमारी जान का रखवाला था। डैड और अंकल को जंगलों में सरवाइव करने का ऐस भी नहीं पता था, इसलिए असल में हम सबकी ज़िंदगी एल्बर्ट के अनुभव पर ही टिकी थी। थोड़ी देर स्ट्रेच करने के बाद हम सभी ने अपना सामान उठाया और उस बड़े से हरे ट्रक में बैठ गए। मैं और मेरा भाई जेक पीछे बैठे थे, जबकि अंकल हमारे बगल में और डैड आगे की सीट पर बैठे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता धीरे धीरे बदलता चला जा रहा था। हवा और ठंडी होती जा रही थी। आसमान का रंग फीका पड़ता जा रहा था। सूरज मोटे काले बादलों के पीछे कहीं खो गया था, जिससे रोशनी एक अजीब उदास धुंध में बदल गई थी। लगभग 2 घंटे बाद आखिरकार हम एक कैबिन तक पहुंच गए। सामने कई स्नोमोबाइल्स खड़ी थी और उन पर बर्फ की एक परत जम गई थी। थोड़ी दूर लकड़ी के ढांचों पर अलग अलग आकार की जानवरों की खालें सूख रही थी। कैबिन लकड़ी का नहीं बना था, बल्कि किसी मजबूत प्लास्टिक जैसी चीज से बना था। चारों तरफ कई फीट ऊंची बर्फ जमी थी और कैबिन तक जाने के लिए बस एक पतली पगडंडी साफ की गई थी, लेकिन वो भी फिर से गिरती बर्फ से ढकने लगी थी। एल्बर्ट ने ट्रक से उतरते हुए कहा, आज रात हम यहीं आराम करते हैं, कल सुबह से शिकार शुरू करेंगे। जैक और मैंने अपने अपने बैग उठाए और डैड और अंकल के पीछे पीछे कैबिन के अंदर चले गए। अंदर का नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी हंटिंग गाइड के कैबिन से उम्मीद होती है। दीवारों पर बड़े बड़े जानवरों के सिर टंगे थे। फर्श और सोफों पर मुलायम फर बिछे थे और कांच के दराजों में दुर्लभ बंदूकें चमक रही थी। कैबिन के अंदर का माहौल इतना आरामदायक था कि बाहर की कड़वी ठंड किसी दूसरी दुनिया की बात लग रही थी। कुछ देर बाद एल्बर्ट हमें हमारा कमरा दिखाने ले गया, जहां हम चारों रहने वाले थे। कमरा काफ़ी बड़ा था और हमें उम्मीद थी कि वहाँ 4 अलग अलग शानदार और आरामदायक बेड लगे होंगे।
लेकिन हमारी उम्मीद के उलट वहाँ दीवारों से सटे कई बंक बेड लगे थे। कमरे की सजावट बाकी केबिन जितनी दिलकश नहीं थी, लेकिन फिर भी कमरा काफ़ी साफ सुथरा था। इसके बाद एल्बर्ट ने जल्दी से हमें आसपास की जगहें घुमाई और आने वाले हफ्ते का स्केड्यूल बताया। इसी दौरान उसने जेब से एक छोटा नारंगी डिब्बा निकाला, बिल्कुल दवाइयों की बोतल जैसा, और बिना कुछ कहे 2 गोलियां निगल लीं। कुछ देर बाद मुझे और मेरे भाई को एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का पता चला। कैबिन में ना वाईफाई था और ना ही टीवी। हम दोनों के लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। उधर एल्बर्ट अपना सामान लेकर चुपचाप उस कमरे में चला गया जिसे उसने हमें अभी तक नहीं दिखाया था। शायद वही उसका निजी कमरा था, क्योंकि टाइम पास करने के लिए यहाँ कोई टीवी या इंटरनेट नहीं था। तो डैड, अंकल, भाई और मैंने वही किया जो ऐसे हालात में कोई भी करता। हमने रसोई में जो भी मिला उससे पेट भरा और फिर पूरी रात ताश खेलते रहे। माहौल सरप्राइजिंगली काफ़ी मज़ेदार था। हालांकि डैड और अंकल कैबिन में ख़राब बियर होने की शिकायत करते रहे, लेकिन फिर भी थोड़े नशे में, थोड़ी ठंड में हम सभी हंसते बतियाते रहे। डैड और मॉम के बीच काफ़ी समय से चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। डैड काम के दबाव में रहते थे और घर पहुंचकर मामूली बातों पर माँ से झगड़ पड़ते थे। उन्हें अंकल के साथ ऐसे खुलकर हंसते हुए देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक पल को ऐसा लगा जैसे वो फिर वही मजाकिया इंसान बन गए हैं जिन्हें हम बचपन में देखते थे। डैड और अंकल की बॉन्डिंग देखकर मुझे और मेरे भाई को थोड़ी ईर्ष्या भी होने लगी थी। अंकल समय समय पर फायर प्लेस में लकड़ियाँ डालते रहे और थोड़ी ही देर में रात गहरी हो गई। हमने सोचा क्यों ना कहानियाँ सुनाई जाएं। डैड और अंकल ने अपने पुराने मज़ेदार किस्से सुनाए, लेकिन फिर बातचीत एक अजीब मोड़ पर पहुंच गई। अंकल ने बताया कि अलास्का यूएफओज और पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हॉटस्पॉट माना जाता है। उन्होंने अपने दोस्तों और कॉलीग्स के कई किस्से सुनाए, कैसे महीनों तक कोई अदृश्य चीज़ उनके एक दोस्त का पीछा करती रही और फिर एक रात उसे एलियन उठा ले गए। डर और रोमांच में डूबे हम दोनों भाई बिना पलक झपकाए उनकी बातें सुनते रहे। मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज तब हुआ जब डैड ने भी बातचीत में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ एलियंस के असली होने पर यकीन नहीं है, बल्कि उन्हें लगता है कि शायद सरकार भी उनके साथ काम कर रही है। बस फिर क्या था, हम सबके दिमाग में अब बस एक ही डर घूम रहा था, कहीं आज रात एलियंस सच में हमें लेने ना आ जाएं। देर रात करीब 1 बजे हम सब अपने अपने बंक बेड पर लौट गए, लेकिन नींद का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। किसी तरह हमारी रात कटी। फिर सुबह ठीक 6 बजे दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक से हमारी नींद खुली। तैयार होने में हमें काफ़ी समय लग गया। शायद हमने ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहन लिए थे, लेकिन आज हम पूरे दिन बाहर रहने वाले थे, इसलिए ज़्यादा कपड़े पहनना गलत भी नहीं लगा। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले, रसोई की तरफ से खाना पकने की आवाज़ आ रही थी। मोटे बेकिंग की खुशबू तो इतनी शानदार थी कि पैर अपने आप किचन की तरफ मुड़ गए। एल्बर्ट हमारे लिए नाश्ता बना रहा था। उम्मीद है आप सबको भूख लगी होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एल्बर्ट पहली बार दिल खोलकर मुस्कुराया था, और तब पहली बार मुझे समझ आया कि वो मुस्कुराना पसंद क्यों नहीं करता। उसकी मुस्कान तिरछे दांतों के कारण थोड़ी अजीब सी लगती थी। नाश्ता परोसते समय एल्बर्ट ने फिर नारंगी डिब्बा खोला और उसे हिलाया, लेकिन इस बार वो खाली था। ओह, लगता है अगले कुछ दिन बिना इसके गुजारना पड़ेगा, वो बड़बड़ाया और डिब्बा जेब में वापस डाल लिया। उसने हमारी प्लेटों में अंडे, बेकन और सॉसेज के ढेर लगा दिए। जितना खा सकते हो खाओ, ये नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों है, एल्बर्ट बोला। मैं और मेरा भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। ये तो अब तक की सबसे बेहतरीन फैमिली ट्रिप लगने लगी थी। हम 1 घंटे तक जमकर खाते रहे और फिर बाहर स्नोमोबाइल्स के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर अभी भी अंधेरा था। एल्बर्ट ने 3 स्नोमोबाइल्स तैयार कर रखी थी और वो डैड और अंकल को उन्हें सुरक्षित तरीके से चलाने का तरीका बता रहे थे। कुछ मिनट बाद हम सब कैबिन से निकल पड़े। स्नोमोबाइल बर्फ़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम घने जंगलों के बीच एक लगभग साफ किए गए रास्ते पर जा रहे थे। मशीनों की हेडलाइट से निकलती पीली भूतिया रोशनी
मुश्किल से कुछ फीट आगे तक ही दिखा पा रही थी। रोशनी इतनी कम थी कि हमें बहुत धीमे चलना पड़ रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद आखिरकार सूरज धीरे धीरे उगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज मानो इस उजाड़ सफ़ेद बियाबान में फिर से जान डाल रहा हो। जैसे ही सूरज की रोशनी फैलनी शुरू हुई, एल्बर्ट ने गति बढ़ाने का इशारा किया और हम खुले मैदान में एक लाइन बनाकर तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। कुछ मील बाद एल्बर्ट ने स्नोमोबाइल धीमी की और हम एक जगह आकर रुक गए। उसने जल्दी से एक छोटा सा तंबू जैसा छुपने का इंतज़ाम किया और हम सब एक एक करके उसके अंदर घुस गए। अंदर का तापमान बाहर जैसा ही था और तभी मुझे एहसास हुआ कि आज पूरा दिन इसी कड़वी ठंड में बीतने वाला है। इसके बाद एल्बर्ट ने डैड और अंकल को राइफलें पकड़ा दी और फिर शुरू हुआ लंबा इंतज़ार। हमें घंटों चुपचाप बैठे रहना था, इस उम्मीद में कि कोई बड़ा शिकार पास आए। कई बार एल्बर्ट अनजाने में अपनी दवाई की ओर हाथ बढ़ा देता और फिर खुद को बुदबुदाते हुए कहता कि उसकी गोलियां तो ख़त्म हो चुकी हैं। दोपहर के करीब 12 बजे हमें दूर से भेड़ियों की झुंड की आवाज़ सुनाई दी। मैं और मेरा भाई एक दूसरे को घबरा कर देखने लगे, जबकि एल्बर्ट धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। अच्छा ये बताओ, भेड़ियों की झुंड की आवाज़ आना हमारे लिए अच्छी बात क्यों है? एल्बर्ट ने अपनी हंसी को छुपाते हुए पूछा। डैड ने हैरानी से सही जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर भेड़िए पास हैं तो इसका मतलब है कि शिकार भी पास ही होगा। एल्बर्ट हंसते हुए बोला, अरे वाह, शहर के लोग भी इन बातों के बारे में जानते हैं, क्या बात है। मेरा भाई जो थोड़ा डर गया था, उसने घबरा कर पूछा, लेकिन हमें भेड़ियों से डरना नहीं चाहिए, वो हमें खाने तो नहीं आएंगे? एल्बर्ट अपनी कुर्सी पर कमर लगाते हुए बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम लोग स्नोमोबाइल से यहाँ से भाग सकते हो, वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। कुछ समय बाद आखिरकार कुछ मूस मैदान में दिखाई दिए। क्या हम इनका शिकार कर सकते हैं? डैड ने उत्साह से पूछा। एल्बर्ट ने दूरबीन से देखा और फिर हाँ में सिर हिलाया। डैड ने निशाना साधा और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उनकी राइफल से एक तेज धमाका हुआ। गोली मूस के कंधे में लगी थी। गोली की आवाज़ से पूरा झुंड घबरा कर भाग खड़ा हुआ था। एल्बर्ट दूरबीन से देखते हुए बोला, तुम्हारी गोली उसे लगी तो है, लेकिन वो गिरा नहीं है। उम्मीद है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। एल्बर्ट तुरंत तंबू से बाहर निकला। हम सब भी उसके पीछे पीछे तंबू से बाहर निकल गए। फिर उसने स्नोमोबाइल चालू किया और डैड को पीछे बैठने का इशारा किया। डैड उसके पीछे बैठ गए और दोनों उस दिशा में निकल गए जहाँ मूस भागा था। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे और भूख सताने लगी थी। डैड और एल्बर्ट को गए लगभग 20 मिनट हो चुके थे। तभी हमें फिर से कहीं दूर से भेड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। आखिरकार दूर से स्नोमोबाइल्स की आवाज़ वापस सुनाई दी। हम बाहर निकले तो देखा डैड और एल्बर्ट धीरे धीरे लौट रहे थे और पीछे एक बड़ा काला सा मूस बंधा था। वाह, कमाल है, अंकल टेरी चिल्लाए। लेकिन खुशी का ये पल ज़्यादा देर नहीं रहा। कुछ तो गड़बड़ थी। डैड ड्राइव कर रहे थे, जबकि एल्बर्ट उनके पीछे झुका हुआ और आधा लटका सा नज़र आ रहा था। जैसे ही डैड हमारे पास आकर रुके, वो बोले, हमें अभी वापस जाना होगा, लगता है एल्बर्ट को हार्ट अटैक आया है। एल्बर्ट स्नोमोबाइल पर बैठा था, सीना पकड़े करा रहा था। उसने कुछ इशारा करने की कोशिश की, लेकिन फिर नीचे गिर पड़ा। हम सब भागकर उसकी ओर लपके। वो लगभग बेहोश था, बस हल्की हल्की सांसें चल रही थीं। हमें इसे तुरंत शहर ले जाना होगा, डैड बोले। हमने मरे हुए मूस को स्नोमोबाइल से फेंका और किसी तरह एल्बर्ट को ऊपर चढ़ाकर कसकर पकड़ा। दूर मैदान में भेड़िए अब साफ दिखने लगे थे। शायद मूस की गंध ने उन्हें और पास खींच लिया था। उनकी आंखें चमक रही थीं और वो गोल घेरे में घूम रहे थे, जैसे किसी मौके का इंतज़ार कर रहे हों। हमने फ़ौरन स्नोमोबाइल स्टार्ट की और उस दिशा में भागे जहाँ हमें उम्मीद थी कि कैबिन होगा। डैड पूरी कोशिश कर रहे थे कि एल्बर्ट को गिरने ना दें। मैं और मेरा भाई अंकल के साथ दूसरे स्नोमोबाइल पर थे और हम बस यही दुआ कर रहे थे कि कैबिन समय पर मिल जाए। कुछ देर बाद आसमान गहराने लगा। इस समय तक हमें कैबिन तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हमारे आसपास का नज़ारा बिल्कुल नहीं बदला था। हर तरफ वही खुला विशाल सफ़ेद मैदान फैला था।
बादल फिर से सूरज को ढक रहे थे, जैसे वो भी हमारे खिलाफ हों। डैड ने स्पीड कम की और सबको इकट्ठा होने का इशारा किया। मैंने फ्यूल मीटर देखा और एक पल को डर से सिहर उठा। आधा फ्यूल भी नहीं बचा था। क्या तुम्हें ये जगह जानी पहचानी लग रही है? डैड ने पूछा। अंकल टेरी और मेरा भाई दोनों चुप थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। साफ था कि हम खो चुके थे। हमने एल्बर्ट की हालत देखी। उसकी सांसें बहुत धीमी या शायद बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। अचानक दूर से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, भेड़ियों की आवाज़। हम उन्हें देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ बिल्कुल पास लग रही थी। शायद ये वो भेड़िए नहीं थे जिन्हें हमने तंबू के पास सुना था। हम बहुत दूर निकल आए थे। ये ज़रूर कोई नया झुंड था। अचानक अंकल टेरी कहीं दूर इशारा करते हुए चिल्लाए, मुझे रोशनी दिख रही है। हमने उधर देखा तो दूर सफ़ेद बर्फ़ के बीच एक रेडियो टावर खड़ा था, जिसके ऊपर लाल रोशनी हर कुछ सेकंड में टिमटिमा रही थी। टेरी, वहाँ हमें क्या ही मिलेगा? डैड ने कहा। अगर वो रेडियो टावर है तो उसके पास लोग भी होंगे और शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकें, अंकल टेरी बोले। डैड कुछ देर तक सोचते रहे, जैसे अनुमान लगा रहे हो कि कितना फ्यूल बचा है, हम कितना दूर तक जा पाएंगे। लेकिन उसी वक्त फिर एक बार भेड़ियों के झुंड की दहाड़ सुनाई दी, और इस बार और करीब से। ठीक है, चलो देखते हैं, डैड ने कहा। हम टावर की ओर बढ़ने लगे। टावर काफ़ी दूर था और वहाँ पहुँचने में समय लगने वाला था। हमारे स्नोमोबाइल्स का फ्यूल शायद उससे पहले ही ख़त्म होने वाला था। एक गहरा डर मन में बैठने लगा था। हम सच में खो चुके थे, और अगर हमें जल्द ही कोई शेल्टर नहीं मिला तो हम या तो ठंड से जमकर मरने वाले थे या फिर भेड़ियों द्वारा फाड़ दिए जाने वाले थे। टावर से हमारी दूरी अब कुछ ही मील की रह गई थी, लेकिन हमारे स्नोमोबाइल्स धीरे धीरे रुकने लगे थे। डैड ने अपनी मशीन पर गुस्से में हाथ मारा। फ्यूल ख़त्म हो चुका था। हम एक और रुके और सब इकट्ठा हुए। एल्बर्ट अब बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा था, लेकिन एक अच्छी बात थी, अंकल टेरी के स्नोमोबाइल में अभी थोड़ा फ्यूल बचा था, क्योंकि उस पर कम लोग थे। डैड अपने स्नोमोबाइल से उतरे और अपना हथियार लूट करने लगे। उन्होंने अंकल टेरी की पिस्तौल मुझे पकड़ाई और बोले, तुम दोनों इस स्नोमोबाइल पर बैठो और उस लाल रोशनी की तरफ सीधे जाते रहो। कोई मदद लाना। मैं और टेरी यहीं रुककर भेड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं। अंकल टेरी ने राइफल कंधे पर टांगी और मुस्कुराने की कोशिश की। चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। तुम लोग बस चलते रहना, सब ठीक हो जाएगा। उनकी झूठी बहादुरी ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी। मैंने कांपते हाथों से आंसू पोंछे और मशीन पर चढ़ गया। मुझे स्नोमोबाइल चलाना नहीं आता था, इसलिए डैड ने जल्दी से मुझे एक छोटा सा क्रैश कोर्स दे दिया। फिर डैड और अंकल को पीछे छोड़ते हुए मैं और मेरा भाई टावर की ओर निकल पड़े। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी और टावर की लाल रोशनी पहले से ज़्यादा चमकीली लगने लगी थी। लगभग 20 मिनट के बाद हम आखिरकार टावर के नीचे पहुंच गए। वहाँ एक छोटी सी इमारत भी थी, शायद कोई मेंटेनेंस शेड होगा, मगर उसका दरवाज़ा बंद था। मैंने घबराकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे हालात में मैंने वही किया जो उस पल मुझे सही लगा। मैंने पिस्तौल निकाली और ताले पर गोली चला दी। पहली गोली बेअसर रही। मैंने दोनों हाथ से बंदूक कसकर पकड़ी और दूसरी गोली चलाई। रिवॉल्वर का झटका इतना तेज़ था कि बंदूक मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। मैं तीसरी गोली चलाने ही वाला था कि देखा, दरवाज़ा थोड़ा सा खुल चुका था। मैंने राहत की सांस ली और धक्का देकर दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया। अंदर सामने की ओर नीचे जाती हुई लोहे की बनी लंबी सीढ़ियाँ थीं। दीवारों पर लाल लाइटें लगी थीं जो धीरे धीरे टिमटिमा रही थीं और नीचे उतरते घने अंधेरे में खोती जा रही थीं। ये जगह आखिर है क्या? मेरे भाई ने कांपते हुए कहा। हम दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे, फिर धीरे धीरे सावधानी से उन लोहे की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। लाल बल्बों की रोशनी बस इतनी थी कि आगे की कुछ सीढ़ियां ही दिखाई दे रही थीं। कुछ मिनटों की बेचैनी के बाद हम नीचे पहुंच गए। सीढ़ियों के अंत में दोनों दिशाओं में एक लंबा गलियारा फैला था। दीवारों पर बराबर दूरी पर छोटे पीले बल्ब लगे थे
और हर 2 बल्बों के बीच एक एक दरवाज़ा बना था। ये जगह आखिर थी क्या, इतनी दूर इस वीराने में, वो भी ज़मीन के नीचे छिपी हुई? एक के बाद एक हमारे मन में सवाल उठ रहे थे, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। हर कदम के साथ बेचैनी और डर बढ़ता जा रहा था। एक अजीब सी खींचतान चल रही थी मेरे भीतर। एक मन कह रहा था कि हमें हर हाल में यहाँ से मदद ढूंढनी होगी, नहीं तो हम सबकी जान जाना तय है। वहीं दूसरी ओर मन के अंदर से एक आवाज़ लगातार चेतावनी दे रही थी कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, कि यहाँ रुकना ही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन मरता क्या ना करता, हम अब वापस नहीं जा सकते थे। मैंने खुद को शांत किया और विश्वास दिलाया कि इस बिल्डिंग में कहीं ना कहीं कोई फ़ोन, कोई पुराना कंप्यूटर ज़रूर होगा जिससे हम मदद बुला सकते हैं। मेरा छोटा भाई लेवाई डर के मारे बिल्कुल शांत खड़ा था। वो मेरी बाह पकड़कर ऐसे खड़ा था जैसे अगर उसने मुझे छोड़ा तो अंधेरा उसे निकल जाएगा। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, लेकिन नज़रें मुझसे हट नहीं रही थी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हमें सारे कमरे देखने होंगे, शायद बाहर निकलने का कोई तरीका मिल जाए। लेवाई ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिला दिया। वो मेरे बिना एक कदम भी नहीं चलने वाला था। हम पहले दरवाजे तक पहुँचे, मगर अजीब बात यह थी कि वो पहले से ही खुला हुआ था। अंदर पुराने फाइलिंग कैबिनेट, कागज़ और थोड़ा बहुत ऑफिस का सामान पड़ा था। ना कोई फ़ोन था, ना कोई कंप्यूटर। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमारी मदद कर सके। हम एक एक करके सारे कमरे देखते गए और फिर एक जगह ऐसी मिली जिसने हमें एक पल के लिए डरा दिया। जहाँ एक और दरवाज़ा होना चाहिए था, वहाँ लोहे की सलाखों वाली एक छोटी सी कोठरी बनी थी। वो खाली थी, लेकिन दीवारों और छत पर उंगलियों से खरोची गई अजीब सी लिखावटें थीं। साफ था, यहाँ जो भी बरसों पहले कैद रहा होगा वो मानसिक रूप से बिल्कुल टूट चुका था। ये जगह जितनी रहस्यमयी थी उतनी ही डरावनी होती जा रही थी। आखिरकार एक कमरे में हमें उम्मीद की रोशनी दिखी। उस कमरे की दीवार पर पुराने मॉनिटर लगे थे, जिनकी स्क्रीन अंधेरे में हल्की नीली रोशनी दे रही थी। ज़्यादातर में बस काली नीली लाइनें दिख रही थी, लेकिन कुछ पर खाली गलियारों, सुनसान कमरों और बंद सेल्स के काले सफ़ेद फुटेज दिख रहे थे। मॉनिटर इतने पुराने थे कि लगता था ये जगह किसी सरकारी विभाग ने दशकों पहले चलाई होगी, या शायद किसी सीक्रेट एजेंसी ने। मॉनिटर के नीचे कई बटन और डायल भी थे, जैसे यहाँ से सब कुछ कंट्रोल किया जाता हो। एक कोने में लाल रंग का टेलीफोन भी रखा था, जिसकी छोटी लाल लाइट लगातार टिमटिमा रही थी। एक पल को लगा शायद मदद बुलाने का यही एक मौका है। भूख से पेट दर्द कर रहा था, प्यास से सिर भारी हो रहा था। शाम के करीब 6 बज चुके थे और हमें 12 घंटे से कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला था। मैंने बिना सोचे समझे फ़ोन उठा लिया। डायल टोन की जगह एक तेज़ बीप सुनाई दी। फिर किसी आदमी की घबराई हुई आवाज़ आई, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। कौन बोल रहा है? मैं गैरेट हूँ, हम मुसीबत में हैं। जो गाइड हमारे साथ था वो मर रहा है और हमें ये जगह गलती से मिल गई है। उसकी आवाज़ अचानक गंभीर हो गई। सुनो गैरेट, तुम जहाँ हो वो जगह सुरक्षित नहीं है, वहाँ से तुरंत बाहर निकलो। मैंने एक हेलीकॉप्टर भेजा है, लेकिन तुम लोग अभी उस जगह से बाहर निकलो, तुम्हारी जान खतरे में है। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन बाहर अंधेरा है और भेड़ियों का झुंड हमें घेरे हुए है। मैंने मुश्किल से कहा। इस बार उसकी आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी। बच्चे, मैं सब नहीं बता सकता, लेकिन जो अंदर है वो बाहर के भेड़ियों से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। हेलीकॉप्टर 2 घंटे में पहुंचेगा। अगर तुम तब तक जिंदा रहे तो बच जाओगे। मेरा दिल एक पल को धड़कना भूल गया। हमें फिर उसी जमा देने वाली रात में बाहर जाना था। मैंने फ़ोन धीरे से रखा और जैसे ही लेवाई को आवाज़ देने के लिए मुड़ा, मैंने देखा कि वो वहाँ नहीं था। दरवाज़ा आधा खुला था, वो शायद बाहर निकल गया था। मैं घबराहट में पूरे कमरे में टॉर्च ढूंढने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर मैं गलियारे की तरफ आया। हम अब तक लगातार बाईं दिशा में चलते आए थे, इसलिए सोचा लेवाई भी शायद वहीं गया होगा। मैं उसी दिशा में भागा। मैं ऑपरेटर की बातों के बारे में सोचना नहीं चाहता था, लेकिन उसके शब्दों में छुपा डर मेरे भीतर धंस चुका था। शायद इस जगह के अंदर कुछ ऐसा है
जो बाहर की ठंड या भेड़ियों से भी ज़्यादा भयानक है। लंबे सुनसान गलियारे में सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। मैं करीब 10 मिनट तक उसे ऐसे ही ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर मैं एक अजीब जगह पर पहुंचा। सामने एक दरवाजे का फ्रेम था, लेकिन उसमें दरवाज़ा था ही नहीं। दरवाजे की चौखट और फर्श पर काला चिपचिपा सा तरल फैला हुआ था, जैसे किसी भारी चीज को अंदर घसीट कर ले जाया गया हो। मेरे पास टॉर्च नहीं थी, बस गलियारे की लाल इमरजेंसी लाइटें ही थी जो थोड़ी बहुत रोशनी कर रही थी, पर उससे कमरे के अंदर देख पाना लगभग नामुमकिन था। मैंने सोचा अंदर ना जाना ही बेहतर है। मैं धीरे धीरे सांस रोककर उस कमरे के सामने से गुजरने लगा। तभी अंदर कुछ हिला और एक हल्की सी आवाज़ आई। मैं एकदम ठिठक गया। क्या लिवाई अंदर था? लिवाई सिर्फ 10 साल का था। वो जिज्ञासु जरूर था, लेकिन बेवकूफ़ नहीं था। उसे पता था कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं जाना है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा, क्या वो इतना बहादुर हो सकता है कि इस अंधेरे कमरे में चला जाए? समय निकल रहा था और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं फिर से उस चौखट के सामने जा खड़ा हुआ। दिखने में कमरा बेहद बड़ा लग रहा था। मैंने आंखें सिकोड़कर अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी मेरे दिमाग में एक पागलपन की बात आई, पर शायद यही एक तरीका था पता लगाने का कि लिवाई अंदर है या नहीं। मैंने धीमे से पुकारा, लिवाई। उसी पल अंदर से वही पहले वाली आवाज़ दोबारा सुनाई दी, लेकिन इस बार वो कहीं ज़्यादा करीब थी। और फिर कोई चीज़ मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं तुरंत पीछे हट गया और 2-3 दरवाज़ों दूर लाल इमरजेंसी लाइट के नीचे जा गिरा। मैं कुछ सेकंड तक सांस रोके इंतज़ार करता रहा। क्या वो चीज़ बाहर आएगी? मैं खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद को मूर्ख महसूस किया और हिम्मत करके धीरे धीरे वापस उस चौखट के पास पहुंचा। मैंने जरा सा झांक कर देखने का सोचा। शायद मैं बेकार ही डर गया था, लेकिन जो अंदर दिखा वो किसी 14 साल की लड़की की समझ से बाहर था। ये किसी बुरे सपने से भी बदतर था। अंदर एक लंबा इंसानी आकार का जीव कमरे की गहराई में लौट रहा था। वो निर्वस्त्र था और देखने से लग रहा था जैसे वो कभी इंसान था, लेकिन अब किसी नाकाम भयानक प्रयोग का नतीजा बन चुका है। उसकी त्वचा जली हुई थी, पसलियां बाहर निकली हुई थी, जैसे त्वचा उन्हें ढकना भूल गई हो। कंधे और खुले अजीब तरह से बाहर की ओर मुड़े हुए थे, मानो किसी ने उसे गलत तरीके से जोड़ दिया हो। बाहें इतनी पतली और लंबी थी कि लगता था सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई हैं। उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। शायद सब जल चुके थे या जानबूझकर हटा दिए गए थे। हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था, मगर उसका शरीर इतना विकृत था तो चेहरा कैसा होगा, यह सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। वो जीव धीरे धीरे अंधेरे में कहीं खो गया। अब मैं समझ चुका था कि ऑपरेटर ने क्यों कहा था कि अंदर ज़्यादा खतरा है। मैं दरवाजे के पास तब तक खड़ा रहा जब तक मुझे महसूस नहीं हुआ कि अब मैं सुरक्षित हूँ। फिर मैं भागते हुए उन सीढ़ियों की तरफ गया जहाँ से हम नीचे आए थे। भागते हुए मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, ये देखने के लिए कि कहीं वो चीज़ पीछे तो नहीं आ रही, और मैंने जो देखा उसने मेरा खून जमा दिया। अंधेरे गलियारे में उसी कमरे के बाहर एक बेहद लंबी आकृति खड़ी थी। लाल रोशनी उसे और भयानक बना रही थी। वो कितनी दूर था पता नहीं, लेकिन उसका आकार इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। उसे देखते ही मेरे पैरों ने खुद भागना शुरू कर दिया। लंबी सीढ़ियाँ चढ़ना ऐसा लगा जैसे जान ही निकल जाएगी। सीना जल रहा था, सांसें टूट रही थी, लेकिन मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। ऊपर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और सीधा बर्फ़ पर गिर पड़ा। बाहर वही बर्फीली चुभती हुई ठंड मेरा स्वागत कर रही थी। दरवाजे के ऊपर लगा पीला बल्ब हल्की हल्की टिमटिमा रहा था। इस वीरान जगह में वही थोड़ी सी रोशनी जैसे मेरी पूरी उम्मीद थी। मैंने पिस्तौल निकाली और उसे अपने सीने पर कसकर पकड़ लिया। पता नहीं मदद कितनी दूर थी। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। ठंडी हवा आंखों और चेहरों को काट रही थी। और तभी मेरी धुंधली नज़र ने बर्फ़ में एक आकृति को मेरी ओर आते देखा। वो पूरी तरह किसी मोटी चादर या कपड़े में लिपटी हुई थी और पास आने तक समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इंसान है भी या नहीं। मैंने तुरंत हथियार उसकी तरफ तान दिया
लेकिन ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे जैसे वो करीब आता गया मेरे हाथ कांपते गए। जब वो आकृति लगभग 30 फीट की दूरी पर पहुंची तब मुझे समझ आया वो मेरे अंकल थे। मैंने तुरंत हथियार नीचे किया और उनकी तरफ भागा। शायद उन्हें पता भी नहीं था कि मैं उनकी तरफ दौड़ रहा हूँ। अंकल टेरी आप जिंदा हैं? डैड कहाँ है? मैंने पूछा। उनका चेहरा लाल और काला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड और तेज हवाओं ने उनकी त्वचा को जला दिया हो। होठ, नाक सब जम चुके थे। वो बोलने की कोशिश कर रहे थे पर आवाज़ टूट रही थी। मैंने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, बेस के अंदर ले जाना चाहा, लेकिन वो लड़खड़ाते हुए खुद ही अंदर चले गए। मुझे इस बात की खुशी थी कि अब मैं अकेला नहीं था। अंदर आते ही मैंने जो भी कपड़े या जैकेट मेरे पास थे सब उतार कर उन पर डाल दिए। वो ठंड से कांप रहे थे, लेकिन कम से कम अंदर की हवा बाहर जितनी घातक नहीं थी। करीब 20 मिनट बाद उनका कांपना थोड़ा कम हुआ और वो बैठने लायक हुए। पिस्तौल हाथ में लिए मैं सीढ़ियों के पास खड़ा पहरा दे रहा था। तभी उन्होंने वो बात कही जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। तुम्हारे डैड, उन्हें भेड़ियों ने पकड़ लिया था, अंकल टेरी ने भारी टूटी हुई आवाज़ में कहा। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, जितनों को रोक सकता था रोका, लेकिन वो बहुत सारे थे। मैं तुम्हारे डैड की जान नहीं बचा पाया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस फर्श को घूरता रहा, जैसे दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। कुछ सेकंड बाद उन्होंने पूछा, लिवाई कहाँ है? मैं कुछ कहने के लिए उनकी तरफ मुड़ा, लेकिन मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। दिमाग में सब कुछ उलझ गया था। डर, पछतावा, उम्मीद, शक सब आपस में उलझ गए थे। मैं बस यही कह पाया, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये कहकर मैं रो पड़ा। वो मुझे हैरान होकर देखने लगे। अरे तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें तो कैबिन में होना चाहिए। स्टेक खाते हुए उन्होंने माहौल हल्का करने की कोशिश की। नहीं अंकल, मेरा मतलब है, सच में हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा। वहाँ नीचे कुछ है। लिवाई और मैं अलग हो गए थे। मैंने कुछ देखा था, कोई बीमार सा अजीब सा आदमी। शायद उसने लिवाई को नहीं देखा, लेकिन उसने मुझे ज़रूर देख लिया है। अंकल टेरी उठे और मुझे गले लगा लिया। मैंने मदद भी बुला ली है, मैंने आंसू रोकते हुए कहा। वो चौंक गए। तुमने क्या किया? क्या कहा उन्हें? उनके चेहरे पर अचानक मौत जैसी थकान की जगह एक योद्धा जैसा भाव आ गया था। वो हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, 2 घंटे लगेंगे। 1 घंटा तो हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ कुछ खतरनाक मौजूद है, शायद वही आदमी जिसे मैंने देखा था। अंकल टेरी सीढ़ियों के पास गए और नीचे झांका। तुमने किसी से बात की? और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई और भी है? दिखाओ मुझे प्लीज़, मुझे वहाँ नीचे मत ले जाइए, मैंने रोते हुए कहा। गैरेट, सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा। तुम्हारा भाई वहाँ नीचे है, किसी अजीब आदमी के साथ। हमें उसे ढूंढना होगा। उनकी आवाज़ ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी, लेकिन भीतर कहीं मैं जानता था जो भी वो चीज़ थी वो इंसान बिल्कुल नहीं थी। मेरी हिचकिचाहट देखकर अंकल ने मुझे भरोसा दिलाया, अगर वहाँ दुनिया का सबसे डरावना आदमी भी हो तो भी वो मुझसे नहीं जीत सकता। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और नीचे उतरने लगे। मैं पहले तो अपनी बात पर अड़ा रहा, लेकिन फिर उनके पीछे चल दिया। नीचे पहुंचकर मैंने उन्हें बताया कि किस दिशा में मुझे फ़ोन मिला था, और वही दिशा थी जहां मैंने उस अजीब आदमी को देखा था। अंकल ने अचानक जोर से नाम पुकारा, लिवाई, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। हम धीरे धीरे मॉनिटर रूम की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम उस अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ रहे थे, मेरा दिल डर से बैठा जा रहा था। मुझे पता था कि मौत छिपी है, पर वापस आने का मतलब था बाहर की जानलेवा बर्फीली रात में रात गुजारना। मैंने दिल कड़ा किया और आगे बढ़ता रहा। तभी जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा डर था वो सच हो गई। लंबे अंधेरे गलियारे की गहराई से किसी की सिसकियाँ और दर्द से भरी चीख गूंजी। चीख ऐसी थी कि जैसे किसी की जान निकल रही हो। मैं और अंकल दोनों वहीं जम गए, लेकिन इससे भी ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि वो चीख लिवाई की थी। अब डरने का समय नहीं था,
साफ था कि जो भी चीज़ यहाँ हमारे साथ है उसने लिवाई को पकड़ लिया है। अंकल टेरी तुरंत दौड़ पड़े। मैं भी उनके पीछे भागा। वो उसी कमरे में मुड़ गए जिस कमरे में मैंने उस लंबे नंगे आदमी को देखा था, और फिर वो एक पल के लिए ठिठक गए। मेरे भाई और उस लंबे आदमी की चीखें कमरे के भीतर लगातार गूंज रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मैं भी रुक गया और अंकल की ओर देखा। वो कांप रहे थे। डर हम दोनों को भीतर तक चबा रहा था, लेकिन अंदर से उठती उन दर्दनाक चीखों ने शायद अंकल को आखिरी हिम्मत दी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अंधेरे कमरे में चले गए। मैं बाहर ही रुक गया। तभी कमरे के भीतर गोलियों की आवाज़ गूंजी। हर गोली के साथ कमरे का अंधेरा एक पल के लिए चमक उठता। उन झिलमिलाते पलों में मैंने देखा वो दानव कमरे के कोने में बैठा हुआ था और फिर खड़ा होकर अंकल की तरफ मुड़ा। मैं तीसरी गोली का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो आवाज़ कभी नहीं आई। मेरे भाई की चीखें अचानक रुक गईं। मेरे अंकल की दर्द से भरी चीखें गूंजने लगीं। मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। मैं वहाँ से भाग गया। मैं सीढ़ियों पर चढ़ता गया, जबकि नीचे अंकल लगातार मदद के लिए चिल्लाते रहे। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं भी शायद अपने भाई और अंकल की तरह किसी भयानक मौत की ओर बढ़ रहा हूँ। ऊपर पहुंचकर मैं बाहर की तरफ भागा। अब चीखें सुनाई नहीं दे रही थीं। अलास्का की ठंडी हवा उन्हें निकल चुकी थी। ठंड मेरे चेहरे पर खंजर की तरह चुभ रही थी। मैं बर्फ़ पर गिर पड़ा, बस यही उम्मीद करते हुए कि ठंड या भेड़ियों से पहले हेलीकॉप्टर पहुंच जाए। तभी दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। मेरी आंखों के आगे सब घूमने लगा। मुझे लगा मैं यहीं मर जाऊंगा, लेकिन तभी बेस का दरवाज़ा अंदर से ज़ोरदार आवाज़ के साथ हिला। मैंने डरते हुए उस तरफ देखा। वहाँ वही विकृत जीव खड़ा था। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं इतना थक गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। वो बिल्कुल दरवाजे तक आ चुका था। तभी हेलीकॉप्टर के फ्लड लाइट्स अचानक उस पर पड़ी और रोशनी की ओर ऐसे मुड़ा जैसे रोशनी उसे जला रही हो, और फिर वो पीछे हटने लगा, पहले धीरे फिर छटपटाकर। अंत में वो वापस बेस के अंधेरे में गायब हो गया। हेलीकॉप्टर से 2 सैनिक तुरंत मेरी ओर दौड़ पड़े। बच्चा जिंदा है, सांस चल रही है, उन दोनों सैनिकों में से एक ने कहा। उन्होंने मुझे उठाया और हेलीकॉप्टर के अंदर ले गए। हेलीकॉप्टर की गर्म हवा मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और फिर मैं धीरे धीरे बेहोश होता चला गया। आज उस घटना को 10 साल हो चुके हैं। वो जगह जिसे लोग रेडियो टावर कहते हैं अब अस्तित्व में नहीं है। सरकार ने उसे सील करके बर्फ़ में दबा दिया है। लिवाई और अंकल टेरी कभी नहीं मिले। उनकी मौतें सीवियर वेदर कंडीशन कहकर दबा दी गईं। मैंने डॉक्टरों को बताया था कि बेस के अंदर क्या हुआ था और वहाँ क्या था। वो लंबा आदमी, उसके नुकीले पंजे, उसकी आंखों का ना होना, लेकिन उन्होंने इसे मेरा भ्रम कहकर टाल दिया। काश ये मेरा भ्रम होता। मुझे अब भी रात को नींद नहीं आती। कभी कभी जब घर की बिजली छपकती है तो मुझे लगता है वो मेरे पीछे ही खड़ा है। मैं आज आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप कभी किसी बर्फीले वीरान इलाके में लाल इमरजेंसी लाइट चमकती देखें तो उस तरफ कभी ना जाएं, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो कभी खोले ही नहीं जाने चाहिए। हर इंसान के दिल में एक ऐसा अंधेरा कोना होता है जहाँ वो कुछ ऐसे राज छुपा कर रखता है जिन्हें वो कभी किसी के साथ बांट नहीं सकता। कई लोगों का मानना है कि असली डर किसी एलियन का होना या जंगलों में छिपा कोई आदमखोर जीव नहीं है, बल्कि असली खतरा हम खुद हैं। हम आम लोग, वो आम लोग जिन्हें हम रोज़ सड़कों पर चलते फिरते देखते हैं, जिनसे नजरें मिलती हैं, जिनसे कभी कभी मुस्कुराकर बात भी हो जाती है। हम चाहे यकीन करें या ना करें, मगर सच यही है कि दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ इंसान इसलिए नहीं है कि वो राक्षस बन सकता है, बल्कि इसलिए है कि वो सब कुछ एक बिल्कुल सामान्य चेहरे के पीछे छुपा सकता है। मैं इस सच से पूरी तरह सहमत हूँ, खासकर तब जब मैंने कुछ लोगों के भीतर का अंधेरा बहुत करीब से देखा है। वो अनुभव सिर्फ डरावने नहीं थे, बल्कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके बाद से दुनिया को देखने का मेरा नज़रिया पहले जैसा नहीं रहा।
अब मेरे की चेन में हमेशा एक पेपर स्प्रे रहता है और मेरे एक बूट में एक छोटा सा ब्लेड छुपा होता है। ये चीज़ें मेरे लिए हथियार नहीं हैं, बल्कि ये चीज़ें मुझे याद दिलाती हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले सतर्क रहना ज़रूरी है। मैं अलास्का के एक ग्लोबल कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ती हूँ। दिन के समय मैं कॉलेज और असाइनमेंट्स में बिजी रहती हूँ और दोपहर होते ही शहर के एक कोने पर बने छोटे से सुशी बार में पार्ट टाइम जॉब करने आ जाती हूँ। यहाँ काम करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मैं अपनी शिफ्ट पूरी कर लूँ तो इनाम के तौर पर मेन्यू में से एक चीज़ फ्री में चुन सकती हूँ। बाहर से देखने में ये बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन मेरे लिए ये किसी लग्जरी से कम नहीं है, खासकर उन दिनों में जब थकान जेब से ज़्यादा भारी होती है। ज़्यादातर लोग मुझे टेस कहकर बुलाते हैं, हालांकि ये मेरा असली नाम नहीं है। जब कोई पूछता है तो मैं हंसकर कह देती हूँ कि टेस्ला का शॉर्ट फॉर्म है। लोग इस बात पर कई बार मुस्कुरा देते हैं और मैंने नोटिस किया है कि जब लोग हंसते हैं तो टिप भी अक्सर थोड़ी ज़्यादा छोड़ जाते हैं। जब मैं सुशी बार में काम नहीं कर रही होती या अपने कॉलेज की क्लासेस से नहीं जूझ रही होती, तब मैं पुरानी इमारतों में जाकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की जांच करना पसंद करती हूँ। ये किसी डरावने खेल जैसा लगता है, जहाँ हर कदम पर लगता है कि शायद इस बार किसी भूत प्रेत से सामना हो जाएगा। मुझे भूत प्रेतों में दिलचस्पी तब से है जब मैं 7 साल की थी और मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत के बाद कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उन्हें देखा हो। मुझे हमेशा लगता था कि जितना ज़्यादा मैं भूत प्रेतों के बारे में खोजूंगी, उतना ही उनके करीब पहुंच पाऊंगी। आजकल मैं पुराने वीरान पड़े मेंटल हॉस्पिटल्स पर रिसर्च कर रही थी। इसी दौरान मुझे एक ऐसे असाइलम के बारे में पता चला जिसे कथित तौर पर सेना चलाती थी। कहा जाता है कि वहाँ मरीजों पर गुप्त जैविक प्रयोग किए जाते थे। कुछ लोगों का मानना है कि इसी जगह से रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट जैसी डरावनी कहानियों की शुरुआत हुई। हालांकि किसी के पास इस असाइलम की सही लोकेशन या कोऑर्डिनेट्स नहीं थे। बस 4chan वेबसाइट पर कुछ पोस्ट थीं जिनमें दावा किया गया था कि ये जगह अलास्का शहर से काफ़ी दूर घने जंगलों के बीच कहीं छुपी हुई है। मुझे इस कहानी के सच होने पर ज़्यादा यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने तय किया कि शिफ्ट ख़त्म होने के बाद मैं खुद वहाँ जाकर देखूंगी। अगर मुझे वहाँ असाइलम मिल गया तो मैं उसकी जांच करूंगी और ये जानने की कोशिश करूंगी कि वहाँ कुछ असामान्य या पैरानॉर्मल गतिविधि होती है या नहीं। और अगर किसी तरह मुझे वहाँ हुई घटनाओं से जुड़ा कोई सबूत मिला तो शायद मैं यह समझ पाऊंगी कि उस जगह पर असल में क्या हुआ था। बुधवार की शिफ्ट हमेशा की तरह बहुत लंबी लग रही थी। बर्फबारी की वजह से ज़्यादा ग्राहक नहीं आ रहे थे। आज मुझे सिर्फ हाफ शिफ्ट ही करनी थी। बाकी का दिन मैं जंगल में उस असाइलम को ढूंढने की कोशिश करने वाली थी। मैं चाहती थी कि अंधेरा होने से पहले मेरे पास असाइलम को ढूंढने के लिए काफ़ी समय हो। मैंने खुद के लिए कुछ नियम बनाए हैं और उनमें से एक नियम यह है कि अंधेरा होने के बाद मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं जाती, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक मैं 21 की हो जाऊं और कानूनी तौर पर हथियार कैरी कर सकूं। बर्फ लगातार फुटपाथों और सड़कों को ढक रही थी। तभी बिली अंदर आया। शुक्र है मेरी शिफ्ट ख़त्म होने में 1 घंटे से भी कम का समय बचा था। बिली एक रेगुलर कस्टमर था। वो हफ्ते में 3 बार आता था और ख़ास तौर पर मुझे ही वेट्रेस के तौर पर बुलाता था। वो एक भारी भरकम आदमी था और मुझे लगता है कि बचपन में उसके साथ कोई हादसा हुआ होगा, क्योंकि उसके चेहरे का आधा हिस्सा और उसके शरीर का ज़्यादातर बायां भाग जले हुए निशानों से ढका था। बिली का स्वभाव बहुत जल्द भड़कने वाला था और वो अपनी शक्ल को लेकर बेहद असुरक्षित रहता था। पिछले साल जब मैं उससे पहली बार मिली थी, तभी मुझे समझ आ गया था कि उसे किसी न किसी तरह की समस्या है। मैंने हमेशा उसके साथ नरमी से व्यवहार किया, लेकिन कुछ महीनों पहले उसके लिए मेरी सारी सहानुभूति खत्म हो गई जब उसने अजीब और डरावना व्यवहार करना शुरू कर दिया। अगर मैं ड्यूटी पर ना होती तो वो दूसरी वेट्रेसों पर नाराज़ हो जाता। अगर मैं किसी और टेबल पर ध्यान देती तो उसे बुरा लगता। लेकिन एक बात जो सच में मुझे डरा गई वो तब हुई जब कुछ हफ्तों पहले बिली की माँ आई और उसने मुझे पैसों से भरा एक लिफाफा ये कह कर दिया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, जबकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने पैसे लेने से मना कर दिया और साफ साफ कह दिया
कि मैं सिर्फ उसकी वेट्रेस हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा मानना है कि जब आप किसी से कोई तोहफ़ा लेते हैं तो आप जाने अनजाने उस इंसान के कर्जदार बन जाते हो। इसीलिए जब वो आज आया तो मेरे चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। हे टेस, उसने हल्के और मजाक के लहजे में कहा। उसके गले में बंधा स्कार्फ और चेहरे पे लगा हल्का सा मेकअप साफ दिखा रहा था कि वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और फिर मैंने देखा उसके कोट की जेब से एक रंगीन लिफाफा झांक रहा था, वही लिफाफा जिसे उसकी माँ मुझे थमाने की कोशिश कर चुकी थी। मैंने बिली को टीवी के पास वाली सीट पर बिठाया और चैनल बदलकर उसका पसंदीदा स्पोर्ट्स चैनल लगा दिया, जिसके बारे में मुझे पहले से पता था कि वो उसे बहुत पसंद है। वाह, यही वजह है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, उसने उत्साह से कहा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसका क्या जवाब दूं। आखिरकार मैंने बस इतना कहा, माउंटेन ड्यू पियोगे ना? वो और भी चौड़ी मुस्कान के साथ सिर हिलाने लगा। दुर्भाग्य से सुशी बार लगभग खाली था। मेरे पास पीछे जाकर छुपने या किसी और टेबल की सर्विस करने का कोई बहाना नहीं था। बिली ने अपने रोज के लंच रोल्स ऑर्डर किए, लेकिन इसके साथ उसने 2 अतिरिक्त रोल्स भी मंगवाए, जो संयोग से मेरे सबसे पसंदीदा थे। मैं अक्सर ये दोनों रोल्स सबको रिकमेंड करती हूँ, इसलिए पहले तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जब खाना आ गया और सारे रोल्स टेबल पर रखे गए तो उसने मेरे पसंदीदा दोनों रोल्स अपनी तरफ नहीं बल्कि मेरे सामने वाली सीट पर रख दिए। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं बैठ जाऊं। मैंने उस दिन कुछ भी नहीं खाया था, सच कहूँ तो मैं भूखी थी। हालांकि मैंने उसका ऑफर ठुकरा दिया। वो मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैंने कोई मज़ेदार जोक सुना दिया हो। उसने मुझे दोबारा बैठने को कहा, मगर मैं बस वहीं खड़ी रही। अब उसके लहजे की वो हल्की फुल्की शरारत धीरे धीरे गायब होने लगी थी और असली बिली बाहर आने लगा था। उसी पल किस्मत से सुशी बार के मालिक पास से गुजर रहे थे। वो पहले से ही बिली की पिछली हरकतों से कुछ हद तक वाकिफ थे, खासकर युवा महिला वेट्रेसों के साथ उसके व्यवहार को लेकर। मिस्टर जॉनसन ने मेरे कंधे पर हल्की सी थपकी दी और कहा कि मैं क्लॉक आउट कर दूं। उन्होंने कहा कि वो मेरी टेबल संभाल लेंगे, जबकि मेरी शिफ्ट ख़त्म होने में अभी भी आधा घंटा बचा था। मैं वहाँ से जितनी तेज़ भाग सकती थी भागी, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाते हुए कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पीछे के कमरे में मैं क्लॉक आउट कर रही थी, तभी मुझे डाइनिंग एरिया से आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहस शुरू हो रही हो। मैं वहाँ इतना नहीं रुकी कि पूरी लड़ाई सुन सकूं। मुझे पूरा यकीन था कि अगली सुबह जब मैं शिफ्ट पर आऊँगी तब इसके बारे में ज़रूर सुनने को मिलेगा। मैं बाहर भागी और अपनी पुरानी जर्जर सी जीप में बैठी, इंजन स्टार्ट किया और हीटर पूरी तेज़ी से चला दिया। मैंने अपने फ़ोन में शहर से दूर जंगल की तरफ का रूट सेट किया। फिर मैंने एक हुडी पहन ली जिसमें वीड और सस्ते परफ्यूम की तेज़ गंध बसी हुई थी। ड्राइव कई घंटों की होने वाली थी। मैं उम्मीद कर रही थी कि इससे पहले कि बिली मिस्टर जॉनसन पर चिल्लाना ख़त्म करे, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ताकि उसे मेरा पीछा करने का मौका ही ना मिले। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और रेस्टोरेंट के सामने से गुजरी। बिली अब भी अंदर था, लेकिन वो मिस्टर जॉनसन पर चिल्ला नहीं रहा था। वो बस अकेले बैठकर खाना खा रहा था। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली और फिर मैं उस लंबी ड्राइव पर निकल पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत खुद मुझे चेतावनी दे रही हो कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए, कि आज इस काल्पनिक असाइलम को ढूंढने की कोशिश करना बेकार है, जो शायद असल में मौजूद भी नहीं है। लेकिन मैं जिद्दी थी और सच कहूँ तो मैं किस्मत में ज़्यादा यकीन भी नहीं करती। मैंने सोचा, अगर मैं वापस लौट जाऊँ तो क्या करूँगी? दिमाग में कोई भी जवाब नहीं आया। मेरे पास ना तो कोई पालतू जानवर था, ना ही कोई बॉयफ्रेंड जो मेरा इंतज़ार कर रहा हो। तो आधे दिन के काम के बाद जंगल की ओर निकल जाना ही एकमात्र विकल्प था। मौसम थोड़ा बेहतर होने लगा था, लेकिन ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। सड़कें और ज़्यादा फिसलन भरी होती जा रही थी और बर्फ़ चुपचाप गिरती जा रही थी। मैं एक शहर के करीब पहुंच ही रही थी
कि मैंने देखा एक ट्रक मेरा पीछा कर रहा था। वो ज़रूरत से ज़्यादा पास था, खासकर इतनी फिसलन भरी सड़क पर। मैंने लेन बदलने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रक पीछे ही नहीं हट रहा था। वो लगातार मेरे ही पीछे चल रहा था। मेरे दिल में तुरंत एक ख्याल आया, कहीं बिली मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। मैंने तुरंत गाड़ी किनारे लगा दी, इस उम्मीद में कि शायद मैं गलत हूँ और वो ट्रक आगे निकल जाएगा। और सौभाग्य से वो ट्रक आगे निकल भी गया, लेकिन बहुत धीरे। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरा, मैंने देखा वो बिली नहीं था, वो कोई उम्रदराज आदमी था। कुछ मिनट बाद मैंने फिर से गाड़ी सड़क पर उतारी। आखिरकार मैं एक शहर में पहुंच गई और शहर के बाहरी इलाके में मुझे अपनी जीप पार करने के लिए एक सही जगह भी मिल गई। वो कस्बा सीधे उस जंगल की सीमा से सटा हुआ था जिसकी मैं जांच करने वाली थी। मैंने अपनी जीप एक ऐसी जगह पार्क की जो किसी छोड़े हुए रेलवे डिपो जैसी लग रही थी। रेलवे स्टेशन खुद काफ़ी दिलचस्प दिख रहा था। अगर मैं असाइलम नहीं ढूंढ पाती तो ये खूबसूरत स्टेशन मेरे लिए दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन होता। मैंने अपना सारा सामान एक पुराने घिसे पिटे बैग में भरा और फिर मैं जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही मैं जंगल में प्रवेश करने वाली थी, एक जानी पहचानी हेडलाइट्स की जोड़ी ट्रेन स्टेशन से मुड़ी और ठीक मेरी जीप के बगल में आकर रुकी। मैं तुरंत पास के एक पेड़ के पीछे छुप गई। मैंने देखा ये वही आदमी था, वही जो पहले मेरा पीछा कर रहा था। वो ट्रक से उतरा और मेरी जीप के अंदर झांकने लगा। फिर उसने चारों ओर एक नज़र डाली, मानो ये पक्का कर रहा हो कि कोई देख तो नहीं रहा। कुछ सेकंड बाद वो वापस अपने ट्रक के पास गया और अपने चेहरे पर किसी तरह का मास्क पहन लिया। फिर उसने ट्रक के पीछे वाली जगह से कुछ उठाया। वो चीज़ लंबी और चमकदार थी। इसके बाद वो ट्रेन स्टेशन के भीतर चला गया, शायद मुझे ढूंढने के लिए या फिर जो भी उसका इरादा हो। मैंने तब तक उसका इंतज़ार किया जब तक मुझे पूरा यकीन नहीं हो गया कि वो अंदर चला गया है। फिर मैं बिना आवाज़ किए जंगल के भीतर और गहराई तक चली गई। लगभग 1 घंटे की खोज के बाद मुझे एक उम्मीद जगाने वाली चीज़ दिखी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी पथरीली सड़क। इसका मतलब साफ था, यहाँ कुछ न कुछ ज़रूर था। मैंने समय देखा, सूरज ढलने में अभी 2 घंटे बाकी थे। मैं ये सोच ही रही थी कि अपने समय को कैसे यूज़ करूं ताकि अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल सकूं। तभी कुछ ऐसा मेरी नज़र में आया जिसने मुझे खुशी के साथ साथ हल्का सा डरा भी दिया। मेरे सामने कई विशाल इमारतों की जुड़ी हुई परछाइयाँ उभर रही थीं। उन इमारतों पर कहीं कोई बोर्ड नहीं था, ना ही कोई नाम। चारों ओर चेन लिंक की बाड़ लगी थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था, यह वही असाइलम था जिसे मैं ढूंढ रही थी। बाड़ पुरानी और जंग लगी हुई थी और इमारत खुद मानो किसी राक्षसी कंकाल की तरह खड़ी थी। अगर मैंने इस जगह के बारे में जो कुछ सुना था उसका 10वां हिस्सा भी सच निकला तो मुझे यकीन था कि इस इमारत के भीतर कई यातनाग्रस्त आत्माएं भटक रही होंगी। कुछ सेकंड तक मैं उस भव्य डरावनी बनावट को निहारती रही। फिर मैं बाड़ के सामने वाले फाटक की ओर बढ़ी और उस पर चढ़ना शुरू किया। बाड़ इतनी पुरानी और जंग लगी थी कि मुश्किल से खड़ी थी। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ी, वो अपने ही वजन से कराह उठी। किसी तरह मैं ऊपर पहुंची और जल्दी से दूसरी तरफ उतर गई। मैंने इमारत की खाली खिड़कियों की ओर देखा। उम्मीद कम ही थी कि इतने शोर के बाद कोई भीतर से झांकता हुआ दिखेगा। मैं सामने वाले दरवाजे तक पहुंची और अंदर जाने की किसी रास्ते की तलाश करने लगी। सभी दरवाजे मजबूती से बंद थे और खिड़कियां, हालांकि कुछ शीशे टूटे हुए थे, उनके अंदर एक अजीब सा तारों वाला जाल लगा था जो भीतर घुसने से रोक रहा था। अगर ये जगह कभी मिलती ही नहीं तो शायद मन को इतनी ठेस नहीं लगती, मगर उसे सामने पाकर भी भीतर कदम न रख पाना, ये पीड़ा कहीं ज़्यादा गहरी थी। मैंने ठान लिया था मैं इस इमारत के अंदर ज़रूर जाऊंगी। आखिरकार मुझे एक तरह का तहखाने का दरवाज़ा दिखा। उसमें इतना बड़ा छेद था कि मैं उसमें उतर सकती थी, लेकिन जब मैंने टॉर्च नीचे डाली तो मुझे कोई तल दिखाई नहीं दिया। मैं वहाँ कूदने का जोखिम नहीं ले सकती थी।
मुझे नहीं पता था कि वो कितनी गहराई में जाता है। मैं अपना टखना या पैर तोड़ने का खतरा नहीं उठा सकती थी। मैं इस असाइलम को अपनी कब्र नहीं बनाना चाहती थी। एक ऐसी कब्र जिसमें पहले से ना जाने कितनी अनजान लाशें दबी हों। हर मंजिल को ध्यान से देखते हुए मैंने इमारत के चारों ओर घूमना जारी रखा। तभी मैंने एक बात नोटिस की। खिड़कियों पर लगा वो तारों वाला जाल सिर्फ पहली मंजिल पर था। ऊपर की मंजिलों की अंदरूनी खिड़कियों पर वो नहीं दिख रहा था। असाइलम की बाहरी दीवारें चिकने पत्थरों से बनी थीं, जो बाहर की ओर बस इतना निकली हुई थी कि मेरी उंगलियों को पकड़ बनाने लायक सहारा मिल सके। ऊपर चढ़ने के लिए मुझे अपना बैग नीचे ही छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं टॉर्च और अपना फ़ोन साथ ले आई ताकि कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। मैं 2-3 बार फिसली और नीचे गिरी, लेकिन आखिरकार मुझे एक ऐसा रास्ता मिल गया जहां पत्थर थोड़े बड़े थे। करीब 10 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर मैंने दूसरी मंजिल की खिड़की खोलने की कोशिश की। मैं किसी भी हिस्से को ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। मैंने शीशे को ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश भी की ताकि वो थोड़ा सरक जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने शरीर को इस तरह जमाया कि नीचे गिरे बिना थोड़ा आराम कर सकूं। तभी मेरी नज़र ऊपर गई। आसमान अब और गहरा होता जा रहा था। रात होने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। थोड़ा सुस्ताने के बाद जैसे ही मुझ में कुछ ताकत लौटी, मैंने झुंझलाहट में खिड़की पर हाथ मारा और तभी मैंने देखा खिड़की का फ्रेम हिल गया था। मैंने एक बार फिर हाथ मारा। इस बार शीशा सही सलामत था, मगर उसे थामे रखने वाला पुराना लकड़ी का फ्रेम ढीला पड़ चुका था। मैंने पैरों और पीठ का सहारा लेकर कोहनियों से जोरदार वार किए और आखिरकार शीशा फ्रेम से अलग हो गया। मेरी उत्सुकता और रोमांच का कोई ठिकाना ना रहा। मैं पागलों की तरह खुशी से चिल्ला रही थी। मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितना शोर कर रही थी, और एक पल के लिए मेरे दिमाग में ये ख्याल कौन था, क्या यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है? मैंने किसी की आवाज़ सुनने की कोशिश की, लेकिन शुक्र है वहाँ गहरी खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने टॉर्च की रोशनी में इधर उधर झांका और फिर अंदर कूद गई। मैं किसी पुराने ऑफिस के अंदर थी। वहाँ किसी तरह का कोई दरवाज़ा नहीं लगा था और मुझे सामने के हॉलवे की एक झलक मिल रही थी। आमतौर पर इस तरह की जगहें, पुरानी इमारतें, अंधेरा और अकेलापन मुझे परेशान नहीं करते। मुझे उनमें एक अजीब सी शांति मिलती है, लेकिन इस जगह में कुछ अलग था। ये जगह सिर्फ वीरान नहीं थी, ये बुराई से भरी हुई थी। यहाँ कुछ ऐसा था जो मेरी त्वचा के नीचे रेंगता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे पता था कि यह ऐसी जगह है जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए था। मैं टूटे हुए शीशों पर पैर रखते हुए आगे बढ़ी। मेरे सस्ते जूतों के नीचे शीशों के चरमराने की आवाज़ आ रही थी। ऑफिस के अंदर अब भी कुछ सामान पड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ से अचानक चला गया हो और फिर कभी वापस नहीं आया। फर्श और कुछ दीवारों पर काला फफूंद लगा हुआ था। मैंने उसे सांस में जाने से रोकने के लिए अपनी हुडी से चेहरा ढक लिया। मैंने टॉर्च की रोशनी में अंधेरे हॉलवे में झांका। आमतौर पर किसी जगह के अंदर कदम रखते ही मैं अपनी पैरानॉर्मल जांच शुरू कर देती हूँ, लेकिन इस बार मेरे ज़्यादातर उपकरण बाहर ही रह गए थे। ऐसे में मेरे पास बस एक ही विकल्प था, अपने फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर चालू करके सवाल पूछना शुरू करूं और उसी के सहारे पूरे असाइलम की जांच करूं। मेरे फ़ोन में एक शानदार ऐप भी था, स्पिरिट बॉक्स। ये ऐप ऐसी आवाज़ों को पकड़ता था जो आमतौर पर इंसान नहीं सुन पाते। मैं वापस नीचे उतरकर अपना बैग ला सकती थी, लेकिन उसमें कम से कम 15 मिनट लगने वाले थे और फिर वापस इस खिड़की तक चढ़ना भी पड़ता। बाहर लगभग पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और मैं समझ गई थी कि अब लौटने का समय नहीं बचा है। मैं चलते चलते सवाल पूछने लगी, क्या यहाँ कोई है? क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? शुरुआत में मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन सच कहूँ तो मेरा ध्यान जवाबों से ज़्यादा उस खामोशी पर था जो हर कदम के साथ और भारी होती जा रही थी। मैं किसी ऐसे सबूत की तलाश में थी जो ये साबित कर सके कि यहाँ सच में कोई भयानक काम हुआ था, कुछ ऐसा जो ज़मीन हिला दे। लेकिन अफसोस, जिन दस्तावेजों की मुझे तलाश थी
वो कहीं नहीं मिले। मेरी आंखों के सामने बस खाली कमरे थे। कुछ कमरों में पुराना आउटडेटेड फर्नीचर पड़ा था और कुछ कमरे पूरी तरह खाली थे। मैं लगातार आत्माओं से सवाल पूछती रही। कभी कभी मेरा फ़ोन अजीब सी आवाज़ें निकालता या फिर कोई एक शब्द बोल देता जिसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर मैंने सवाल किया, यहाँ जो हुआ था उसका सबूत मुझे कहाँ मिलेगा? जैसे ही मुझे इस सवाल का जवाब मिला, मेरे कान सतर्क हो गए। साफ था यहाँ कोई मौजूद था और वो मुझसे बात करने को तैयार था। कुछ ही देर में मैं सीढ़ियों के पास पहुंच गई। वो ऊपर की ओर भी जाती थी और नीचे की ओर भी। मैंने पूछा, मुझे किधर जाना चाहिए? तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। फिर मेरे फ़ोन ने एक शब्द बिल्कुल साफ पकड़ लिया, नीचे जाओ। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी और मुख्य मंजिल पर पहुंच गई। लेकिन सीढ़ियां वहीं ख़त्म नहीं हुई थी, वो और नीचे जा रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाती, मेरे फ़ोन ने वही शब्द फिर दोहराया, नीचे जाओ। अब मैं पहले से ज़्यादा सतर्क हो गई थी। मेरी सिक्स सेंस जैसे अलार्म बजा रही थी। मैं फिर भी आगे बढ़ती रही और मैंने देखा कि सीढ़ियाँ मेन फ्लोर से बहुत नीचे जा रही थीं। इतने नीचे कि नीचे कम से कम 3 या शायद 4 मंजिलें थीं। मैं लगातार धीरे धीरे नीचे उतरती रही। आखिरकार मेरे फ़ोन ने 2 शब्द बोले, रुको, सावधान। मैंने नीचे के फ्लोर पर टॉर्च घुमाई और जो मैंने देखा वो असाइलम के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था। यहाँ समय ने सब कुछ बर्बाद नहीं किया था, इस जगह की देखभाल की जा रही थी। इस मंजिल पर भी बेहद अंधेरा था, लेकिन लंबे कॉरिडोर में लगे दरवाजों की कतार पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे थे जो हल्की फीकी हरी रोशनी में चमक रहे थे। कुछ दरवाजों के नीचे से रोशनी बाहर आ रही थी। इसका मतलब था कि अंदर कोई मौजूद है। इससे पहले कि किसी को पता चलता कि इस वीरान असाइलम में कोई अनजान मेहमान आ चुका है, मैं पलटकर ऊपर जाना चाहती थी, असाइलम छोड़कर भाग जाना चाहती थी। लेकिन तभी ऐप से फिर एक बार आवाज़ आई, आगे सबूत है, सावधान। मैं एक ऐसे मोड़ पर थी जो शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी ना आए। मैं दुनिया को साबित कर सकती थी कि ये जगह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी और ये भी कि यहाँ क्या क्या हुआ था। मैंने सीढ़ियों से मुंह मोड़ा और लंबे कॉरिडोर में आ गई। फ़ोन की आवाज़ बाहर ना जाए इसलिए मैंने ईयरपोड्स लगा लिए। कुछ दरवाज़ों के नीचे हल्की रोशनी थी और कुछ पूरी तरह अंधेरे में डूबे थे। तभी एक दरवाज़ा कुछ अलग सा लगा और इसी पल मेरा फ़ोन बेकाबू हो गया। रुको, रुको, रुको। ये शब्द कई बार दोहराया गया था और फिर उसके बाद कुछ नंबर आने लगे। पहले उनका कोई मतलब नहीं समझ आ रहा था, लेकिन फिर मेरी नज़र दरवाजे के हैंडल पर लगे कीपैड पर गई। तब मुझे सब कुछ समझ आ गया। 2-3 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार फ़ोन से सुनाई देने वाली संख्याएं सही सीक्वेंस में आई। मैंने कोड डाला और दरवाज़ा खुल गया। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। वहाँ एक मॉडर्न कंप्यूटर रखा था, नई सी दिखने वाली कुर्सियाँ और मेज़ थी। दीवारों पर वही सजावट जो किसी आम ऑफिस में होती है। दीवार पर लगे कोट हुक से एक लैनियार्ड टंगा था, उसमें एक प्लास्टिक की की कार्ड लगी थी। मैंने वो लैनियार्ड उठाया और अपने गले में डाल लिया। फिर मैंने फाइलों की तलाश शुरू कर दी। कमरे में 3 फाइलिंग कैबिनेट थीं। मैंने पहले फाइलिंग कैबिनेट खोला। डॉक्यूमेंट 1950 के शुरुआती वर्षों के थे। कुछ फाइलों में सरकारी कागजात थे और कुछ में ऐसी तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर रूह कांप जाए। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की तस्वीरें। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जितना ज़्यादा मैं पढ़ती गई उतना ही सब कुछ और अजीब होता गया। मानव प्रयोग धीरे धीरे किसी और ही चीज़ में बदल रहे थे, कुछ ऐसा जिसे मैं सिर्फ दानव कह सकती हूँ। मैं उन दस्तावेजों को ही देख रही थी कि मेरे एयरपोर्ट्स में एक शब्द गूंजा, जल्दी करो। ये किसी तरह की वार्निंग थी, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैंने जितना हो सका उतने सबूत इकट्ठा किए। यहाँ जो कुछ हो रहा था ये उसका बस एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन ये भी काफ़ी था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों की ओर बढ़ी, मुझे पीछे किसी दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। मैंने पलट कर नहीं देखा,
मैं पूरी ताकत से सीढ़ियों पर दौड़ पड़ी। मैं अभी आधे रास्ते ही पहुंची थी कि नीचे की कई मंजिलों पर सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। मतलब साफ था, या तो मुझे किसी ने देख लिया था या फिर किसी ने ऑफिस में जाकर देखा होगा कि सारी फाइलिंग कैबिनेट खुली पड़ी है। मैं नीचे से आती चीखें भी सुन सकती थी, ऐसी चीखें जो तेजी से ऊपर की ओर आ रही थी। आखिरकार मैं दूसरी मंजिल पर पहुंच गई और उस कमरे में घुस गई जहां से मैं अंदर आई थी। मैंने खिड़की से उतरने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे नीचे छलांग लगा दी। करीब 10 फुट नीचे गिरने पर भी मुझे उतनी चोट नहीं लगी जितना मैंने सोचा था। मैं इस तरह गिरी थी कि मेरा पूरा वजन दोनों पैरों में बट गया था। एड्रेनल पूरे शरीर में दौड़ रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन मैं उसे इग्नोर कर रही थी। मुझे पता था कि बाद में ये एक भयानक नीले निशान में बदलेगा, लेकिन उस पल मैं जिंदा थी और यही काफ़ी था। अब बस एक ही काम बचा था, बाढ़ को पार करना और जंगल के रास्ते अपनी जीप तक वापस पहुंचना। आखिरकार मैं किसी तरह खुद को संभाल कर उठी और एक तरफ झुकते हुए लंगड़ाती चाल में बाढ़ की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मैं बाढ़ पर चढ़ने लगी, तभी दूसरी तरफ एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कुछ पलों के लिए बाढ़ के उस पार टॉर्च की रोशनी चमकी। पहले तो मुझे लगा शायद कोई और हाइकर होगा या ज़्यादा से ज़्यादा असाइलम में काम करने वाला कोई कर्मचारी, लेकिन तभी उस व्यक्ति ने टॉर्च को अपने चेहरे के नीचे इस तरह उठाया जैसे लोग डरावनी कहानी सुनाते वक्त करते हैं। ये वही आदमी था जो पहले रेलवे स्टेशन पर मेरा पीछा कर रहा था। मैं साफ देख पा रही थी कि उसके हाथ में बहुत बड़ा चाकू था और इसी पल मुझे यकीन हो गया कि वो उसे मुझ पर इस्तेमाल करने वाला है। मैं तुरंत लंगड़ाती हुई वापस उस दीवार की ओर भागी, उसी खिड़की के नीचे जहां से मैंने छलांग लगाई थी, ताकि किसी तरह ऊपर चढ़ सकूं। मेरे पीछे बाढ़ के हिलने डुलने और खड़खड़ाने की आवाज़ आने लगी। मुझे पता था अब ज़्यादा समय नहीं बचा था, वो आदमी जल्द ही पहाड़ पार कर लेगा। मैंने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें बहुत समय लगने वाला था और मैं पहले से ही बहुत बुरी तरह घायल थी। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं लंगड़ाती हुई उस सेलर डोर की तरफ बढ़ी, जिसके अंदर नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने बिना ज़्यादा कुछ सोचे नीचे छलांग लगा दी। मैं बस यही उम्मीद कर रही थी कि जब वो आदमी नीचे झांके तो वो ये मान ले कि मेरा पीछा करना उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। अंधेरे बेसमेंट में गिरने के बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। बस इतना याद है कि जब होश आया तो मेरा पूरा शरीर असहनीय दर्द से भरा हुआ था। मेरा बायां हाथ टूट चुका था और मेरे चेहरे पर एक चिपचिपा सा एहसास था, शायद सूखे खून का। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात ये थी कि जब भी मैं सांस लेने की कोशिश करती, दर्द असहनीय हो जाता। मैंने अपने सही हाथ से पसलियाँ छूने की कोशिश की और उसी पल मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैं तेज़ तेज़ सांस लेने लगी। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने बेसमेंट में चारों ओर देखा। मैं एक अंधेरे कमरे में थी। मेरी टॉर्च कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने जेब से फ़ोन निकाला और उसकी फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी सामने एक मध्यम आकार के पिंजरे पर पड़ी और फिर मैंने जो देखा उसने मेरी रूह तक को दहला दिया। उस पिंजरे के अंदर एक पीला सा जीव चारों हाथ पैरों के बल बैठा हुआ था। उसका चेहरा किसी बुरे सपने जैसा था। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ गहराई तक खुरूचे हुए काले गड्ढे थे। पीले सड़े हुए बड़े दांत बाहर की ओर निकले थे, जिन्हें थामने के लिए लगभग कोई मसूड़े बचे ही नहीं थे, और हर सांस के साथ उनसे सड़ी हुई हवा की बदबू रिसती थी। उसने कोई कपड़ा नहीं पहना था और उसका शरीर इतना बुरी तरह से छिला हुआ, खुरचा हुआ और फटा हुआ था, ये तय कर पाना नामुमकिन था कि वो औरत है या आदमी। अचानक मेरी नज़र उसकी गर्दन पर गई। एक भारी जंजीर उसे कमरे के सबसे दूर वाली दीवार से बांधे हुई थी, जिसकी वजह से हमारे बीच लगभग 10 फीट की दूरी बनी हुई थी। वो चुपचाप बैठा, बस आगे पीछे झूल रहा था और अपनी गर्दन में लगी कॉलर को अपनी हड्डियों जैसी उंगलियों से नोच रहा था। अपने सामने इस मंजर को देखकर मैं एक पल के लिए सन्न रह गई। तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई,
मैंने पलट कर देखा तो सेलर डोर से एक टॉर्च की रोशनी नीचे झांक रही थी और फिर एक रस्सी धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। ऊपर खड़ा वो आदमी अब इस नरक जैसे बेसमेंट में उतर रहा था। मेरे यहाँ से बचने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी थी, फिर भी मुझे कुछ तो करना था। मैं या तो उसके नीचे आते ही उस पर झपट सकती थी या फिर कहीं छिप सकती थी। कमरे में इधर उधर कुछ बेकार सामान पड़ा था, लेकिन छिपने लायक ज़्यादा कुछ नहीं था। तभी मेरी नज़र कोने में पड़े एक उल्टे बैरल पर पड़ी। मैं तुरंत उसके पीछे दुबक गई और अपने फ्लैशलाइट बंद कर दी। वो आदमी आखिरकार बेसमेंट में उतर आया। उसने रस्सी को दीवार के सहारे ही छोड़ दिया ताकि उसके पास बाहर निकलने का रास्ता रहे। मुझे पता था कि टूटे हुए हाथ के साथ यह रास्ता मेरे लिए नहीं था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाती, वो आदमी टॉर्च से पूरे बेसमेंट को खंगालने लगा। तभी जिस कोने में वो पिंजरे वाला प्राणी था, वहाँ से एक हलचल की आवाज़ आई। वो आदमी ये समझकर उधर दौड़ा कि शायद मैं वहीं छुपी हूँ, और ठीक उसी पल जब वो उस प्राणी के पास पहुँचा, मैंने उसकी एक दिल दहला देने वाली आवाज़ सुनी। मैंने हल्का सा झांक कर देखा। वो प्राणी आदमी की पहुँच से बस थोड़ा बाहर था और उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके बाएं हाथ में अब भी वही लंबा चाकू लटक रहा था। मैं जानती थी कि टूटे हाथ और बिना हथियार के मैं उससे लड़ नहीं सकती, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल धीरे धीरे उभरा। शायद मुझे उससे लड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। किस्मत से वो आदमी मेरी ओर पीठ किए खड़ा था और उस प्राणी की तरफ देख रहा था। मैं बिना कोई आवाज़ किए जितनी तेज़ी से हो सका उठ खड़ी हुई और सीधा उसके पीछे दौड़ी। अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया। वो धक्का ना तो उसे गिरा सका, ना ही उसके हाथ से चाकू छूटा। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि उसे ज़रा सा भी दर्द हुआ होगा, लेकिन धक्के ने अपना मकसद पूरा कर दिया था। जो थोड़ी सी दूरी पहले उस प्राणी और नकाबपोश आदमी के बीच थी, वो मेरी पूरी ताकत से लगाए गए धक्के की वजह से ख़त्म हो चुकी थी। वो आदमी तुरंत पलटा। हालांकि उसका चेहरा भी मास्क से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी को तब होता है जब उसे एहसास हो कि अब उसकी मौत तय है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कुछ कह पाता, वो प्राणी उस पर झपट पड़ा। उसने उसे ऐसे चीरना शुरू किया जैसे उसके कपड़े कागज़ के बने हों। उस आदमी के हाथ से टॉर्च और चाकू दोनों नीचे गिर पड़े। मैं तुरंत लपकी और दोनों उठा लिए। उस आदमी की दर्द भरी चीखें पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी, जबकि वो प्राणी चीख नहीं रहा था, बल्कि घुटी घुटी चूसने जैसी आवाज़ ही निकाल रहा था, जो मेरे दिमाग में भयानक कल्पनाएं पैदा कर रही थी। इसी अफरा तफरी के बीच मेरी टॉर्च की रोशनी एक जानी पहचानी चीज़ पर पड़ी। एक हरा कीपैड, वही जिसे मैंने पहले देखा था, लेकिन ये बाकी कीपैड से अलग था। इसमें नंबर नहीं थे, बल्कि एक कार्ड स्वाइप करने का स्लॉट था। मैंने अपने गले के पास हाथ फेरा और राहत की सांस ली। वो लैनियार्ड अब भी मेरे पास था। मैंने अपने सही हाथ से कार्ड जल्दी से स्वाइप किया और दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के पार वही लंबा कॉरिडोर था जिसे मैं पहले देख चुकी थी, लेकिन दरवाजे की दूसरी ओर एक आदमी खड़ा था। दाढ़ी वाला, चश्मा पहने हुए, बिजनेस कैजुअल कपड़े पहने। उसने मुझसे किसी दूसरी भाषा में कुछ कहा और मेरे पीछे की ओर इशारा किया। मैंने तुरंत चाकू उसकी ओर तान कर कहा, पीछे हटो। उसने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठा लिए, ये दिखाने के लिए कि वो निहत्था है। फिर उसने मेरे गले में पड़े लैनियार्ड की ओर इशारा किया। मैंने ध्यान से देखा कि कार्ड पर लगी तस्वीर उसी की थी, बस उस तस्वीर में वो शेव किए हुए था। मैंने लैनियार्ड उसे दे दिया। उसने उसे पहन लिया और फिर मुझे इशारे से अपने पीछे आने के लिए कहने लगा। मैं झिझक रही थी, लेकिन धक्का देने और चोट की वजह से मेरी सांस और बिगड़ने लगी थी। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे बस यही उम्मीद करनी थी कि इस आदमी की नीयत सही हो। मुझे याद है, मेरे शरीर में अजीब हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही हूँ, और फिर मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं एक छोटे से अस्पताल के कमरे में थी।
मेरे हाथ और चेहरे के कुछ हिस्सों पर पट्टियां बंधी हुई थी। शरीर लगभग सुन्न था, लेकिन मैं सांस ले पा रही थी। कमरे में मौजूद नर्स ने बताया कि मुझे अस्पताल की सीढ़ियों पर पाया गया था। पहले से पट्टियां बंधी हुई थी और एक कंबल ओढ़ाया गया था। मेरी कई टूटी पसलियों में से एक ने मेरे फेफड़े को छेद दिया था, जिसकी वजह से एक फेफड़ा बैठ गया था। उन्होंने बताया कि एक्सरे के बाद सारा ज़रूरी इलाज पहले ही करा दिया गया था। अब बस दर्द कम करने की दवाई दी जानी थी। मेरा फ़ोन मेरे पास था, लेकिन मेरी पूरी घोस्ट हंट रिकॉर्डिंग पूरी तरह मिट चुकी थी। मैंने ये भी नोटिस किया कि असाइलम से जुड़ी मेरी पहले से सेव की गई सारी जानकारी भी गायब थी। 1-2 दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मैं बाहर आई और देखा, मैं अब भी उसी छोटे शहर में थी जहां मैंने अपनी जीप पार्क की थी। सड़क के उस पार मुझे वही जानी पहचानी परछाई दिखी, वही पुराना वीरान रेलवे स्टेशन। हल्की बर्फ गिरने लगी थी और सूरज उग रहा था। एक नर्स ने मुझे अस्पताल के बाहर खड़ा देखा और पूछा, क्या आपको कहीं छोड़ दूं? मैंने पट्टियों के बीच से मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर मैं धीरे धीरे लंगड़ाते हुए अपनी कार की ओर चल दी। यार, तू मेरा यकीन क्यों नहीं करता? मैं सच कह रहा हूँ। इस बार मैंने जो रिचुअल ढूंढा है वो किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं है और ना ही गूगल पर सर्च किया जा सकता है। ये रिचुअल मुझे एक ऐसी वेबसाइट से मिला है जो आसानी से नहीं मिलती। उस वेबसाइट के लिए खास तरह का ब्राउज़र यूज़ करना पड़ता है। कोडी ने टूटे फूटे पिकनिक टेबल पर झुकते हुए कहा। उसके मुंह से कैंडी की स्मेल आ रही थी और उसके मोटे चश्मे के पीछे उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी लग रही थीं। उसकी बात सुनकर मैंने अजीब सा मुंह बनाया और टेबल की उखड़ती हुई पेंट को उंगलियों से कुरेदते हुए बोला, हाँ, बिल्कुल उसी असली रिचुअल की तरह ना, जिसमें तूने मुझे एक केंचुआ खाने को कहा था और कहा था कि अगर ये केंचुआ साबुत बाहर आ जाएगा तो मेरा भविष्य सच हो जाएगा और टेस्ट में मुझे A+ मिलेगा। मेरी बात के पीछे छुपे तंज को सुनकर खोडी ने अपनी कोहनी से मुझे धक्का दिया, लेकिन वो धक्का इतना मामूली था कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। कोडी बहुत दुबला पतला था, इतना दुबला पतला कि कपड़े भी उसे ठीक से फिट नहीं होते थे। उसकी हड्डियां त्वचा के नीचे साफ दिखाई देती थीं। हाँ, अरे वो तो बस मजाक था, लेकिन इस बार मैंने सच में कई घंटों तक रिसर्च की है और तब जाकर मुझे ये रिचुअल मिला है, कोडी ने हंसते हुए कहा। मैं कुछ देर तक उसे घूरता रहा और किसी तरह अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता रहा। जब कोडी कहता है कि उसने घंटों तक रिसर्च की है, तो इसका साफ साफ मतलब यही होता है कि उसे इंटरनेट पर किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। भला चम्मच और कुछ फालतू के शब्द बोलकर कोई भूत कैसे बुला सकता है? स्कूल के बाकी बच्चे कोडी को सनकी और अजीब समझते थे। जहां बाकी लड़के स्कूल के मैदान में खड़े होकर अपने बेसबॉल या रेयर कॉइन्स की अदला बदली करते थे, वहीं कोडी अजीब अजीब जानकारी इकट्ठा करता था। वो पुराने ब्लॉग्स, फटी हुई किताबों और इंटरनेट के कोनों से ऐसी कहानियां ढूंढ कर लाता था जिनके बारे में किसी ने कभी सुना भी नहीं था। हर हफ्ते उसके पास कुछ नया होता था। कभी कोई अजीब सा रिचुअल जिसे करने से किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल सकता था, कभी किसी अंधेरे जंगल में देखे गए राक्षस की कहानी, और कभी किसी पुरानी किताब में पड़ी हुई किसी भूता सड़क की दास्तान जहाँ रात को गाड़ियाँ अपने आप बंद हो जाती थी। वो इन सब बातों को इतनी गंभीरता से सुनाता था कि कुछ पल के लिए सच में लगता था जैसे ये सब कहीं ना कहीं सच भी हो सकता है। क्योंकि मेरा ज़्यादातर समय उसी के साथ बीतता था, इसीलिए स्कूल के बाकी बच्चे मुझे भी उसी की तरह अजीब और सनकी समझते थे। स्कूल में हमारी एक अलग ही पहचान बन गई थी। आर्ट क्लास में जब हम पेपर या क्ले से टेढ़े मेढ़े दांतों वाले राक्षस बनाते तो टीचर हमें देखकर बस मुस्कुरा देते थे। उन्हें लगता था कि हम बस अलग हैं, जो बाकी बच्चों से ज़्यादा कल्पना करते हैं और इनकी हरकतों से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। हालांकि स्कूल के बाकी बच्चों को ऐसा नहीं लगता था, वो हमसे दूर ही रहते थे। लंच टाइम में हमारी टेबल अक्सर खाली रहती थी। कोई भी बच्चा हमारे पास बैठना पसंद नहीं करता था। शायद उन्हें सच में लगता था कि अगर वो हमारे ज़्यादा पास खड़े हो गए तो हमारी अजीबियत किसी बीमारी की तरह उन्हें भी लग जाएगी। मैं जानता हूँ कि कोडी कभी कभी बहुत परेशान करता है, जानबूझकर बातें छुपा कर रखता है ताकि सामने वाला इतना परेशान हो जाए कि सच जानने के लिए उसकी हर बात मान ले।
लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा इंसान भी था, और सबसे ज़रूरी बात, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। इसीलिए जब उसने अपनी बेवकूफ़ी सी लेकिन उत्साहित शक्ल बनाकर मेरी तरफ देखा और कहा, चलना भाई, बहुत मज़ा आएगा, कसम से, तो मैंने एक लंबी सांस ली और टेबल के ऊपर हाथ बढ़ाकर उससे फिस्ट बम्प करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर इस बार भी मुझे कोई केंचुआ खाना पड़ा ना, तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। इतना सुनते ही कोडी के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई, जिसमें से उसके टूटे हुए दांत साफ साफ दिख रहे थे। उसने अपने एक टूटे हुए दांत पर जीभ लगाते हुए कहा, डील। और अगर इस बार रिचुअल सच में काम कर गया ना, तो ये मेरा आखिरी रिचुअल होगा। इसके बाद मैं रिचुअल करना बंद कर दूंगा। एक नशेड़ी दारू पीना छोड़ सकता है, एक स्मोकर स्मोकिंग छोड़ सकता है, मगर कोडी रिचुअल का अपना पागलपन छोड़ दे, इस बात पर मुझे यकीन नहीं हुआ। खा अपने पोकेमॉन कार्ड्स की कसम, मैंने कहा। वो तुरंत कसम खाने के लिए मान गया, और तभी मुझे समझ आ गया कि इस बार वो सच में कुछ बड़ा ढूंढ लाया है। स्कूल के बाद हम दोनों फिर से मिले और कोडी के घर की तरफ निकल पड़े। कोडी मुझसे बहुत आगे निकल गया था। उसके स्नीकर्स पैडल पर धड़ाधड़ पड़ रहे थे। उसकी साइकिल गड्ढों पर इतनी जोर से उछल रही थी कि मुझे लगा अभी उसका आगे का पहिया अलग होकर निकल जाएगा। मैंने भी जोर लगाया, पैडल पर खड़ा होकर पूरे शरीर का वजन डाल दिया। लेकिन कोडी के अंदर आज अजीब एनर्जी थी। ऐसी एनर्जी तभी आती है जब आपको लगता है कि आप कोई ऐतिहासिक काम करने वाले हो। हम आसपास से इतनी तेजी से गुजर रहे थे कि कुत्तों को टहलाती बूढ़ी औरतें हमें चिल्लाकर डांटने लगी। लॉन हमारी आंखों के सामने धुंधले होते चले गए। हवा में ताजी कटी घास की खुशबू थी, और कहीं से किसी के हॉट डॉग ग्रिल करने की महक भी आ रही थी। जब हम बंद पड़े वीडियो स्टोर के पास वाली ढलान पर पहुंचे, तो कोडी खुशी से चिल्लाया। उसने दोनों हाथ फैलाकर पैडल छोड़ दिए और ढलान पर ऐसे फिसलने लगा जैसे उड़ रहा हो। और फिर सड़क के आखिर में उसका घर दिखाई देने लगा, एक छोटा सा चौकोर घर, जिसकी गैराज पर एक बास्केटबॉल हूप टेढ़ा लटका हुआ था। जैसा कि अक्सर होता था, घर के अंदर अंधेरा था। उसकी मॉम रात की शिफ्ट में काम करती थी, और कई बार तो वीकेंड पर भी काम करती थी। उसके डैड, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। कोडी ने भी कभी अपने डैड के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए मैंने भी कभी पूछने की कोशिश नहीं की। खैर, उसके डैड के साथ जो भी हुआ था, उसने कोडी को समय से पहले बड़ा बना दिया था। ज़्यादातर समय वो अकेले ही रहता था और सीरियल खाकर और हॉरर फिल्म देखकर अपना टाइम पास करता था। घर पहुंचकर हमने अपनी साइकिल एक तरफ फेंक दी। कोडी ने कुछ पल तक अपनी चाबियों से जूझने के बाद आखिरकार दरवाज़ा खोल लिया। फिर वो मेरी तरफ बढ़ा और मुस्कुराया। तैयार हो जाओ हैरान होने के लिए, उसने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। मैं उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। घर के अंदर से हल्की सी धूल, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की स्मेल आ रही थी। ये स्मेल शायद उन ढेर सारे रैपरों की वजह से आ रही थी, जिन्हें साफ करने की फुर्सत कोडी को शायद कभी नहीं मिलती थी। हम लिविंग रूम को पार करते हुए सीधा बेसमेंट के दरवाजे की तरफ चले गए। कोडी ने बेसमेंट के दरवाजे को नाटकीय अंदाज में खोला और हाथ फैलाकर मुझे पहले नीचे जाने का इशारा किया। जैसे ही मैंने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, मैं एक पल के लिए अपनी जगह पर ही जम गया। बेसमेंट हर बार से अलग लग रहा था। कंक्रीट के फर्श पर एक बहुत बड़ा टेढ़ा मेढ़ा 5 कोनों वाला तारा या पेंटाग्राम जैसा कुछ बना हुआ था, और उसके चारों ओर छोटे छोटे गोल घेरों में मोमबत्तियां करीने से रखी हुई थी। तारे के हर कोने पर नमक से भरे कटोरे रखे थे। चारों तरफ टूटे हुए आईने, छोटी छोटी हड्डियां और फटी हुई किताबों के पन्नों का कबाड़ फैला हुआ था। बेसमेंट की हवा भारी और चिपचिपी लग रही थी। हवा में जली हुई माचिस और किसी अजीब चीज की तीखी गंध थी। कोडी मुझे पार करते हुए उछलता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसने एक फटी पुरानी कुर्सी पर रखे चिप्स के पैकेट को उठाया और सीधा मेरे चेहरे की ओर उछाल दिया। जल्दी करो सिपाही, खाली पेट आत्माओं का सामना नहीं किया जाता, उसने कहा। चिप्स का पैकेट सीधा मेरे मुंह पर आकर लगा और फिर नीचे फर्श पर गिर गया। जब मैं झुककर उसे उठाने लगा, उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। ये कोडी के अब तक के किए गए रिचुअल से बहुत अलग और खतरनाक लग रहा था। आमतौर पर उसके रिचुअल का मतलब बस इतना होता था कि हम बाथरूम के आईने के सामने लाइट बंद करके कुछ मंत्र बड़बड़ाएं,
या फिर वो मुझे नदी से उठाए हुए पत्थरों को गोल घेरा बनाकर रखने को कहे और उनसे धीरे धीरे फुसफुसाकर बात करने को कहे। लेकिन ये रिचुअल असली लग रहा था। मैंने चिप्स का पैकेट हाथ में मरोड़ा और उसे घूर कर कहा, इस बार तो तू पूरे पागलपन पर उतर आया है। कोटी कुछ नहीं बोला, बस दांत दिखाकर मुस्कुराता रहा। फिर वो पेंटाग्राम के किनारे पर पालथी मारकर बैठ गया और मुझे भी नीचे बैठने का इशारा करने लगा। चिप्स का पैकेट थामे मैं उसके सामने वहीं जगह पर बैठ गया। मेरी उंगलियों पर चिप्स के टुकड़े चिपके हुए थे और मुझे पता था कि अगर मैंने किसी जरूरी चीज को छू लिया तो वो मुझ पर चिल्लाएगा। इसलिए मैंने बैठने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ किया। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे तू भी सीखता जा रहा है, कोडी ने कहा और फिर अपनी हुडी की जेब से नोटबुक का एक मुड़ा तोड़ा पन्ना निकाल लिया। उसने उसे फर्श पर सीधा फैलाया और मोमबत्ती की रोशनी में आंखें सिकोड़ कर पढ़ने लगा। हमें ये लाइनें साथ साथ पढ़नी होंगी और दिल से बोलनी होंगी, वरना ये काम नहीं करेगा, उसने कहा। मैंने मुट्ठी भर चिप्स मुंह में ठूसते हुए उसे अंगूठा दिखा दिया। इसके बाद उसने गला साफ किया और फिर हम दोनों साथ साथ उन शब्दों को बड़बड़ाने लगे। मुझे ये सब बहुत बकवास लग रहा था। कुछ हिस्सा लैटिन में लिखा था और बाकी कुछ हिस्सों में अजीब अजीब बेतुके बिना सिर पैर के शब्द लिखे थे। मैं बेमन से उसके साथ साथ वो लाइनें बुदबुदाता रहा। चिप्स के टुकड़े मेरी गोद में गिर रहे थे और मैं अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, खासकर तब जब कोडी अचानक बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता और अजीब हिस्सों को पूरे जोश के साथ बोलता। कई बार बीच बीच में वो रुक जाता और किसी ऐसी मोमबत्ती को ठीक करने लगता जो बुझने वाली होती, या फिर अपने जूते की साइड से नमक की लाइन को फिर से सीधा करने लगता। मैं पैकेट से चिप्स निकालकर खाने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फर्श पर बना पेंटाग्राम हल्का सा चमकने लगा। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, शायद मोमबत्तियां अजीब तरह से टिमटिमा रही हो, क्योंकि बेसमेंट के दरवाजे से हल्की हल्की हवा आ रही थी। लेकिन वो फिर दोबारा चमका, लेकिन इस बार हल्की चमक उन लाइनों पर रेंगती हुई फैलने लगी जो कोडी ने फर्श पर खींची थी। मैंने बार बार अपनी आंखें रख ली और आगे झुक कर देखा, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं सच में वही देख रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। कोडी तुरंत अपने पंजों के बल बैठ गया। उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी आंखें खुशी से बहुत बड़ी हो गई थी। मैंने कहा था, उसने धीरे से फुसफुसाया। घेरे की वो लाल चमक अब धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और मोमबत्तियां अब टिमटिमा नहीं रही थी, बल्कि उनकी लौ पेंटाग्राम के बीच की ओर झुक रही थी, जैसे किसी अदृश्य डोर से उन्हें खींचा जा रहा हो। हवा में अजीब सा भारी बना गया था जो मुझे अपने शरीर पर दबाव डालता हुआ महसूस हो रहा था। हवा में एक नई गंध भी आने लगी थी, एक तीखी धातु जैसी गंध। कोडी ने एक बार जोर से ताली बजाई और मेरी तरफ देखकर बोला, आखिरकार मैंने ये रिचुअल कर ही लिया। मैंने बाहें सिकोड़ कर पूछा, क्या तूने ग्लो इन द डार्क चौक इस्तेमाल की है या कुछ ऐसा ही? लेकिन उसने मेरे सवाल को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। वो उछलकर खड़ा हो गया और हाथ में वही मुड़ा तोड़ा नोटबुक का पन्ना लहराते हुए घेरे के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ठीक है, उसने कहा, तो कुछ नियम हैं और हमें वो नियम मानने होंगे। अगर हम ये नियम मानते हैं तो आखिर में हमें एक इनाम मिलेगा, एक ऐसा इनाम जो जिंदगी बदल सकता है। कोडी फिर से घेरे के किनारे पर लौट आया और नीचे बैठ गया। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, अच्छा सुन, मेरे पास एक फेल सेफ वर्ड भी है जिसकी मदद से मैं इस रिचुअल को जब चाहे ख़त्म कर सकता हूँ, इसलिए तू घबराना मत। मैं तुझे अभी वो नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पता है जैसे ही तुझे कहीं कोई परछाई हिलती दिखेगी तो डर कर पीछे हट जाएगा। मैंने विरोध करने के लिए मुंह खोला ही था कि शब्द मेरे गले में ही जम गए। कोडी के पीछे कुछ हिल रहा था। मैं ध्यान से उस ओर देखने लगा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। एक काली आकृति धीरे धीरे पेंटाग्राम के चमकते हुए हिस्सों से ऊपर की तरफ आ रही थी। उसके हाथ और पैर किसी जानवर जैसे थे। मुंह ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में लाल लाल चमक रही थी। एक सेकंड पहले जहां कुछ भी नहीं था, वहां अब एक भयानक डरावनी परछाई खड़ी थी। मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगा, कोडी का नाम पुकारने की कोशिश की, लेकिन मेरी जीभ मुंह के अंदर उलझ गई। मेरे मुंह से बस टूटे फूटे बेतुके शब्द निकल रहे थे।
कोडी ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर उलझन थी, भौं सिकुड़ी हुई थी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि मैं अचानक इतना घबराया हुआ क्यों दिख रहा हूँ। यार तू क्या? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके पीछे खड़ी वो चीज़ अचानक बिजली की तरह हिली। सब कुछ इतना तेज हुआ कि मेरी आंखें भी ठीक से उसका पीछा नहीं कर पाई। बस एक अजीब सी गीली और भारी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी गीली चीज़ को एक झटके में चीर दिया गया हो। और फिर अगले ही पल कोडी का सिर झटके से एक तरफ मुड़ा और उसके कंधों से अलग होकर नीचे जमीन पर लुढ़क गया। कोडी का शरीर अब भी बैठा हुआ था, जैसे उसे खुद भी समझ नहीं आया हो कि अभी क्या हुआ है। फिर उसका धड़ हल्का सा डगमगाया। उसका शरीर पेंटाग्राम के किनारे के पास ऐसे गिरा जैसे कोई बेजान वस्तु फर्श पर फेंक दी गई हो। खून एक झटके में फर्श पर फैल गया। गाढ़ा चमकता हुआ लाल खून कंक्रीट के ऊपर बहता हुआ चौक से खिंची हुई लाइन में घुसने लगा। कुछ बूंदें उछलकर मेरे जूते की नोक पर भी आ गिरी। मैं पत्थर की तरह जड़ होकर बैठा रहा। मेरे कानों में एक अजीब सी भनभनाहट गूंज रही थी, जैसे दिमाग समझ ही नहीं पा रहा हो कि उसने अभी क्या देखा है। फिर अचानक मेरा शरीर अपने आप हरकत में आ गया। मैं मुड़ा और पूरी ताकत से बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ भागा। मैं इतनी तेज भाग रहा था कि मेरे पैर मुश्किल से सीढ़ियों को छू रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं गिरते गिरते ऊपर चढ़ रहा हूँ। एक बार तो मेरा पैर पूरी तरह फिसल गया और मैं लगभग गिर ही पड़ा। लेकिन उसी घबराहट में मैंने दीवार पकड़ ली। मेरा कंधा जोर से दीवार से टकराया, लेकिन उस वक्त मुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ। मेरे अंदर बस एक ही चीज़ थी, भागो, बस किसी भी तरह यहाँ से भागो। जैसे ही बेसमेंट का दरवाज़ा मेरे हाथ में आया, मैंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो पीछे दीवार से टकरा गया। मैं कोडी के लिविंग रूम में पागलों की तरह दौड़ता हुआ गुजरा। भागते भागते मैंने एक लैंप गिरा दिया, जो जमीन पर गिरते ही जोरदार आवाज के साथ टूट गया। मेरी छाती जलने लगी थी, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मैं सामने का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और अपनी साइकिल की तरफ दौड़ा। मैं सीट पर लगभग कूद कर चढ़ गया। दोनों पैर पैडल पर ठीक से टिकाने से पहले ही मैं पैडल मारने लगा। मेरे हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत अचानक खत्म हो गई हो, लेकिन डर मुझे फिर भी आगे धकेल रहा था। मेरे फेफड़े पसलियों से टकरा रहे थे। हर सांस इतनी तेज और भारी थी कि सीने में दर्द होने लगा था। मैंने दांत इतने कसकर भींच रखे थे कि जबड़ा करने लगा था। ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। ये शब्द हर पैडल के साथ मेरे दिमाग के अंदर हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। कोडी ने ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया होगा। शायद उसने अपने बड़े भाई को बुलाया होगा, या फिर हाई स्कूल के किसी बड़े लड़के को पैसे देकर डरावना कॉस्ट्यूम पहनने को कहा होगा। मैं खुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा था। वो जरूर मेरे साथ किसी तरह का प्रैंक कर रहा है। शायद उसने सब कुछ रिकॉर्ड भी किया होगा। अभी वो कहीं छुप कर हंस रहा होगा और कल सुबह वो पूरे स्कूल को वो वीडियो दिखाएगा। सब लोग देखेंगे कि मैं कैसे डरकर भागा था, और फिर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे पैरों की रफ्तार और तेज हो गई। ऊपर स्ट्रीट लाइट्स हल्की हल्की भनभना रही थी। उनकी नारंगी रोशनी फुटपाथ पर छोटे छोटे रोशनी के तालाब बना रही थी, और मैं उन रोशनी के टुकड़ों के बीच से बिजली की तरह गुजर रहा था। हर बार जब मैं किसी लाइट के नीचे से निकलता, तो मेरी परछाई सड़क पर लंबी होकर फैल जाती और फिर तुरंत पीछे अंधेरे में गायब हो जाती। मेरे टायर कंकड़ उछालते हुए सड़क पर भाग रहे थे। हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। आंखों में पानी भर रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। आखिरकार मैं अपने घर के ड्राइववे में फिसलता हुआ पहुंचा। टायर पुराने फटे हुए सीमेंट पर चीखते हुए रुक गए। साइकिल से उतरते ही मेरे पैर जवाब दे गए। फिर भी किसी तरह खुद को संभालते हुए मैं सामने दरवाजे तक पहुंचा। मेरी उंगलियां दरवाजे के हैंडल को पकड़ने की कोशिश में कांप रही थी, लेकिन आखिरकार मैंने उसे धक्का देकर खोल ही दिया। घर के अंदर कदम रखने से पहले ही मुझे अपने माता पिता की लड़ाई की आवाज़ सुनाई दे गई। उनकी आवाज़ें आपस में उलझकर एक लंबा बेतरतीब शोर बन गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे पर चिल्ला तो रहे हों, लेकिन कोई किसी की बात सच में सुन नहीं रहा हो। वो आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी, दीवारों से टकरा रही थी, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खिड़कियां तक हिल रही हो। कोई और दिन होता तो शायद मैं रुककर सब सुनता या चुपचाप किचन में जाकर पानी पीता, लेकिन आज मेरे अंदर बस एक ही चीज़ थी, और वो थी डर। मैं बिना रुके सीढ़ियों की तरफ भागा और उन्हें दो दो करके चढ़ने लगा। मेरे पैर अब भी कांप रहे थे और सांस इतनी तेज चल रही थी कि हर कदम पर सीने में दर्द सा उठता था।
मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि रेलिंग पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। एक बार तो मेरी पकड़ छूटते छूटते बची और मैं लगभग फिसल ही गया था, लेकिन किसी तरह मैं ऊपर तक पहुंच गया। मैं लगभग भागता हुआ अपने कमरे तक पहुंचा और अंदर घुसते ही दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। कुछ पल के लिए मैं वहीं दरवाजे से टिक कर खड़ा रहा। फिर मैं लड़खड़ाते हुए बिस्तर की तरफ बढ़ा और जूतों सहित ही उस पर चढ़ गया। मैंने जल्दी से कंबल उठाया और उसे अपने शरीर के ऊपर खींच लिया, जैसे वो पतला सा कपड़ा मुझे दुनिया की डरावनी चीज़ से बचा सकता था। मेरे कपड़ों से पसीने और मिट्टी की तेज गंध आ रही थी। साइकिल चलाते हुए उड़ती धूल और डर से निकला पसीना मेरे शरीर से चिपक गया था। मैं बार बार खुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोटी जरूर अभी भी कहीं बैठा हंस रहा होगा। वो खून बस केचप होगा या फिर कुछ ऐसा जो उसने हैलोवीन स्टोर से खरीदा होगा। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी सांसों को धीमा करने की कोशिश की। कल वो मुझे मैसेज करेगा और साथ में वीडियो भेजेगा। मैं उससे एक हफ्ते तक नाराज रहूंगा और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नीचे मेरे माता पिता अब भी झगड़ रहे थे। मैं सोच रहा था कि पहले उनका झगड़ा खत्म होने का इंतजार करता हूँ और फिर उनसे कोडी के बारे में पूछूंगा। शायद वो एहतियात के तौर पर कोडी के घर जाकर देख भी आए। तभी मेरे डैड की आवाज़ अचानक रुक गई और किसी भारी चीज़ का जमीन पर गिरने की तेज आवाज़ आई। कंबल के नीचे मेरा शरीर एकदम सख्त हो गया। इसके बाद फिर एक और जोरदार धमाका हुआ, इस बार और भी ज़्यादा तेज। कोई भारी चीज़ दीवार से टकराई थी और फिर सब कुछ शांत हो गया। गहरा सन्नाटा छा गया। मैं कुछ देर तक बर्फ़ की तरह जमा हुआ पड़ा रहा। मेरे मॉम डैड बस एक दूसरे पर चिल्लाते थे, लेकिन कभी सच में लड़ते नहीं थे, कभी एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं बस इंतज़ार करता रहा। सोचा अभी मॉम की आवाज़ आएगी जो इस खामोशी को चीरते हुए निकलेगी। वो फिर डैड पर चिल्लाएंगी और झगड़ा वहीं से फिर दोबारा शुरू हो जाएगा जहाँ पर रुका था। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैंने धीरे धीरे कंबल अपने चेहरे से हटाया और बिस्तर से नीचे उतरा। मेरे पैर फर्श की लकड़ियों पर इतने हल्के से पड़े कि लगभग कोई आवाज़ ही नहीं हुई। मैं दरवाजे के पास गया और अपना कान उस पर टिकाकर सुनने लगा। अभी भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दरवाजे के हैंडल को पकड़ते वक्त मेरी उंगलियां कांप रही थी। मैंने उसे धीरे से घुमाया। बाहर लंबा गलियारा फैला हुआ था। मैंने एक कदम बाहर रखा, फिर दूसरा। मैं रेलिंग के ऊपर झुककर नीचे लिविंग रूम की तरफ देखने लगा। एक पल के लिए मेरा दिमाग समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या देख रहा हूँ। सोफा उल्टा पड़ा था, उसके कुशन फट चुके थे और उनके अंदर की रुई पूरे फर्श पर बिखरी पड़ी थी। कालीन में खून गहरा काला दाग बनाकर फैल चुका था, जो धीरे धीरे दीवारों तक पहुंच रहा था। मेरे मॉम डैड उसी के बीच पड़े थे। उनके शरीर मुड़े तुड़े थे, उनके चेहरे छत की तरफ जमे हुए थे, उनके मुंह खुले हुए थे जैसे वो चीखते हुए बीच में ही रुक गए हों। उनके शरीर के नीचे खून जमा हो गया था और उनके कपड़ों में समा रहा था। मैं एक कदम पीछे लड़खड़ा गया, इससे पहले कि मेरी चीख बाहर निकल पाती। मेरे हाथ ने तुरंत मेरे मुंह को कसकर ढक लिया। वहीं कमरे के दूर एक कोने में फायर प्लेस के पास कुछ हिला। वो नीचे झुका हुआ था और कुछ सूंघ रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया। उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों से जा मिली। उसी पल मुझे समझ आ गया कि यह वही चीज़ थी जिसे मैंने बेसमेंट में देखा था। वही चीज़ जिसने कोडी का सिर उसके कंधों से एक झटके में ही अलग कर दिया था। वो मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गया था। कोडी ने कहा था कि वो इसे जब चाहे ख़त्म कर सकता है। उसका कहना था कि एक फेल सेफ वर्ड है जिससे इसे रोका जा सकता है। लेकिन कोडी मर चुका था और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसे कैसे रोका जाए। मैं मुड़ा और फिर से भागने लगा। लकड़ी के फर्श पर मेरा पैर एक बार फिर बुरी तरह से फिसल गया। मैंने घबराकर रेलिंग पकड़ ली। उसी के सहारे मैंने खुद को संभाला और फिर लड़खड़ाता हुआ आगे भागा। गलियारे की दीवारें मेरे दोनों तरफ तेजी से पीछे छूट रही थी। मैं लगभग उनसे टकराते हुए आगे निकल रहा था। मेरे पैर मुश्किल से सीढ़ियों को छू रहे थे। नीचे पहुंचते ही मेरा संतुलन बिगड़ गया और मेरा कंधा पूरी ताकत से दीवार से जा टकराया। एक तेज झटका मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया, लेकिन दर्द महसूस करने का भी समय नहीं था, क्योंकि वो चीज़ लकड़ी और कांच के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच सरकती हुई मेरे पीछे आ रही थी।
मैं पूरी रफ्तार से सामने के दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा इतनी जोर से खोला कि बाहर की दीवार से टकरा कर बस उछल गया। ठंडी रात की हवा सीधा मेरे चेहरे से टकराई। मेरे पैरों में दर्द की तेज लहर दौड़ गई, जैसे मांसपेशियां अब और दौड़ने से इनकार कर रही हों। लेकिन मैं फिर भी भागता रहा। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। हवा और डर ने मिलकर मेरी नज़र को थोड़ा धुंधला कर दिया था। हमारे घर के पीछे जंगल के अंदर एक पुरानी झोपड़ी थी। जंगल में घुसते ही मुझे वो पुरानी झोपड़ी दिखाई दे गई। वो आधी झाड़ियों और पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। वो वहाँ तब से थी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मैं और कोडी अक्सर वहाँ खेला करते थे। हम उसे अपना कुट किला कहते थे। आज वही जगह मुझे आखिरी शरण की तरह लग रही थी। मैं बिना सोचे समझे अंदर चला गया। टूटे हुए दरवाजे की चौखट से मेरा पैर अटक गया और मैं सीधा हाथों और घुटनों के बल अंदर गिर पड़ा। लकड़ी के टुकड़े मेरी हथेलियों में चुभ गए। मैं घबरा कर रेंगता हुआ झोंपड़ी के सबसे अंधेरे कोने की तरफ गया। वहाँ सड़ी हुई लकड़ियों की बल्लियाँ पड़ी थीं और फटी हुई इंसुलेशन का गंदा सा ढेर जमा था। मैं उसी के पीछे सिमट कर बैठ गया। झोंपड़ी के अंदर की हवा बाहर से कहीं ज़्यादा ठंडी थी। हर सांस मेरे गले को खरोंच रही थी, जैसे मैं हवा नहीं बल्कि बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े निगल रहा हूँ। मैंने अपना माथा घुटनों पर टिकाया और खुद को जितना छोटा बना सकता था उतना छोटा करने की कोशिश करने लगा। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली और कोशिश करने लगा कि बिना आवाज़ किए सांस ले सकूं। मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या चाहता है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसे कैसे रोका जाए।